हमारे दो सहयोगियों के पास में, निखिल और रीमा के पास में, जो आपको अभी का अपडेट और तमाम आगे का विश्लेषण आप तक पहुंचाएंगे। ओवर टू यू निखिल और रीमा। बहुत धन्यवाद आरेंद्र। और पैनल में बदलकर एक बार मैं और रीमा फिर से आ गए हैं दर्शकों आपके सामने जनादेश लेकर। स्वागत है आपका। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार जो आंकड़े हैं, जो रुझान हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मतगणना जारी है। फिलहाल हरियाणा में एक बड़ा उलटफेर, जिसको कहना चाहिए उलटफेर इस लिहाज से कि ये कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस वहां पर स्वीप करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एग्जिट पोल्स के जो तमाम नतीजे थे उनको धत्ता बताते हुए हरियाणा में इस बार बीजेपी की सरकार एक बार फिर बनती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस तरह से ऐसा दिख रहा है 10 साल बाद चुनाव जिसको लेकर चर्चा थी, लेकिन लोकतंत्र परचम जो लहराया है ना, वो लोकतंत्र का लहराया है। और इस तरह से जब पोलिंग हुई, उसी में जिस तरह लोग घर से निकल कर आ रहे थे, जम्मू कश्मीर में एक अलग तरीके का इतिहास इस बार के चुनाव ने लिखा है निखिल। और इसीलिए हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, दोनों ही तरफ से बात वही हो रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अब ठीकरा ईवीएम पर फूटना शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन का दरवाजा भी खटखटाया और लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो अब कह रहे हैं कि कुछ तो कहीं गड़बड़ी हुई है। इसी पर चर्चा भी होगी, लेकिन हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। के आंकड़े पार करती हुई दिख रही है बीजेपी। शिवसेना यूवीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, कांग्रेस को अपनी रणनीति पर करना चाहिए गौर, भाजपा से सीधा मुकाबला होने पर पड़ जाते हैं कमजोर। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सरकार बनना लगभग तय। रुझानों में अकेले 40 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बरकरार। कांग्रेस दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंची। हरियाणा में प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है भाजपा। खेमे में जश्न का माहौल, कार्यकर्ताओं में मिठाइयां बांटी गई, एक दूसरे को उन्होंने बधाई दी। राज्य में भाजपा की फिर से हो रही है वापसी। 52 साल का टूट रहा है रिकॉर्ड। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने श्रीनगर में स्थित पार्टी कार्यालय में मनाया जश्न। पार्टी नेताओं ने कहा, जनता ने पार्टी के घोषणा पत्र पर किया विश्वास। फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में अपने आवास पर अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। तो इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग की तरफ जरा चलते हैं, क्योंकि हरियाणा में लगातार जो बातचीत थी वो कुछ और हो रही थी, लेकिन नतीजे कुछ और आ रहे हैं। हरियाणा में भाजपा के शासन की लगने जा रही है हैट्रिक। इतिहास में पहली बार 52 साल के बाद कोई पार्टी एक साथ 3 बार सत्ता में आ रही है। हरियाणा की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा के सुशासन पर भरोसा जताया है और भाजपा के शासन की लगने जा रही है हैट्रिक। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जी बिल्कुल, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हरियाणा में अब कोई दल जो है वो हैट्रिक लगाने की ओर अग्रसर है। हरियाणा की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व पर विश्वास जताया है। हरियाणा में भाजपा के शासन की लगने जा रही है हैट्रिक। हरियाणा की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा के सुशासन पर भरोसा जताया है। और एक बार जरा हरियाणा की जो अब तक की टैली है, जो रुझानों के बाद और कुछ नतीजे आने के बाद अब जो मौजूदा टैली है उस पर नजर डालना बनता है, क्योंकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि बीजेपी इस बार जीत दर्ज कर रही है। पिछली बार से 10 सीटों का उसको इजाफा हुआ है टैली में। 50 सीटों पर बीजेपी रुझानों के मुताबिक पहुंच गई है और 3 सीटें ही सिर्फ इतनी हैं जिसमें कि कांग्रेस को कुछ बढ़त जी, कांग्रेस को दरअसल 3 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है रीमा, मगर वो जादुई आंकड़े तक जिस सरकार बनाने की जो उम्मीद थी वहां तक नहीं पहुंची है। वो 34 सीटों के साथ में अभी ट्रेल बिहाइंड कर रही है। 50 के मुकाबले 34 सीट 16 सीटों पर पीछे है। और आम आदमी पार्टी बड़ी दिलचस्प है कि 0 सीट है और उसके साथ ही जेजेपी और आईएनएलडी, जेजेपी 0 और आईएनएलडी 1 सीट पर, अदर्स यानी इंडिपेंडेंट्स और अदर्स जो हैं
वो केवल 5 सीटों पर है। दरअसल वो हरियाणा ज्यादा है। बिल्कुल निखिल, और हरियाणा के नतीजे जो आ रहे हैं वो लगातार दो बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक कि सत्ता की कोई चाबी किसी के हाथ नहीं है, एक पार्टी को चुना जा रहा है, और ये ट्रेंड लगातार देश में पिछले कई समय से लगभग 2014 के बाद से दिखाई दे रहा है कि इस तरह की त्रिशंकु विधानसभा अब जनता को पसंद नहीं आती है, जिसमें कि समझ ना आए कि आखिर किसके हाथ में चाबी है। लेकिन ये टैली है जिसकी हम बात कर रहे थे। बीजेपी 49 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी 35 सीट, आम आदमी पार्टी 0, जेजेपी 0, आईएनएलडी 1 और अदर्स 5। ये इस वक्त की टैली है जो कि सत्ता की चाबी जिसकी हम बात कर रहे थे उसकी तरफ इशारा कर रही है कि ना तो निर्दलियों के हाथ में है, ना जेजेपी के हाथ में है, ना ही आम आदमी पार्टी या आईएनएलडी के हाथ में है। सीधे तौर पर बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 46 का आंकड़ा भी पार कर दिया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ना आम आदमी पार्टी, ना जेजेपी, ना एनएलडी, जबकि ये तीनों दावा कर रहे थे कि हमारे हाथ में ही सत्ता की चाबी होगी, लेकिन सत्ता की चाबी इनके पास भी नहीं रही और सत्ता कांग्रेस तक भी नहीं पहुंची, जिसकी वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बीजेपी 49 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और ये जो जीत के हैट्रिक लगाने की बात हो रही है, ये ऐतिहासिक है बीजेपी के लिहाज से, हरियाणा के लिहाज से। और बिल्कुल देखिए, 3 फैक्टर जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक तो जाट वर्सेस नॉन जाट, ये इशू बहुत ज्यादा मुद्दा बनाने की कोशिश हुई थी और ऐसा लग रहा है कि जो वोटिंग पैटर्न दिखाई दिया है उसमें भी इसी की छाप कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और ये ट्रैक्टर के जरिए हम आपको जरा दिखाएं, जब हरियाली और खेतों की बात हो रही है तो बीजेपी का परचम लहराया 49 सीटों पर रुझानों के जरिए। आगे बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है, कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर ट्रैक्टर से हरियाणा में, क्योंकि किसानों का मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर उठाने की कोशिश थी। आम आदमी पार्टी 0, कोई इमोशनल कार्ड नहीं चला अरविंद केजरीवाल का और उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल का। जेजेपी की तरफ से 0, यानी चाबी कहीं किसी ताले में ताला लटकी खुल नहीं हुई रहा है जी, नहीं दिख रही है। आईएनएलडी 1 सीट पर और अन्य अपना 5 के साथ। जी, तो बेहद महत्वपूर्ण है ये नतीजे और इनका विश्लेषण भी होगा। हरियाणा में ये देखिए कि जो कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं, दुड़ाराम हरियाणा में फतेहाबाद सीट से आगे चल रहे हैं, सुनैना चौटाला वो पीछे चल रही हैं। इसी तरह से हिसार में सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं, जबकि डॉक्टर कमल गुप्ता बीजेपी से वो पीछे चल रहे हैं। ये एक अहम सीट थी हिसार वाली। और देखिए, जीत और हार की तो बात चलिए अब धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारे साथ अब खास मेहमानों का पैनल सीधे जुड़ गया, हम लोग परिचय करा देते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर तिवारी जी मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद जी मौजूद हैं। कुछ ही समय में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए चारू प्रज्ञा जी भी जुड़ने वाली है। लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, जिसका डर था वही हो गया। ईवीएम खराब निकल आई, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी कर दी, वही हुआ ना? रीमा जी, जिसका डर था वही हो गया। अब आपको किस बात का डर था मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोगों को डर इस बात का था कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो सार्वजनिक संस्थाओं का इस्तेमाल करती है, कहीं ना कहीं वो दिखा। हम चुनाव जीत रहे हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि हम अब हरियाणा का चुनाव जीतेंगे, सरकार हमारी बनेगी। लेकिन जिस तरीके से अभी अब तो फिर से स्टार्ट हो गया, 1 घंटे से वेबसाइट रुकी हुई थी, उस पर कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रही थी, ना कोई सीट आगे बढ़ रही थी, ना पीछे बढ़ रही थी। जितने राउंड की काउंटिंग शो कर रही थी उतने ही राउंड की उस पर शो कर रही थी। ये पिछले 1 घंटे तक चला। अब क्यों चला, कैसे चला, ये इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसका जवाब चुनाव आयोग देगा या भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा केंद्र में सरकार है वो दे सकती है। अब रही ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे संदीप जी, लेकिन आरोप आप लगाएंगे। दरअसल ये सभी जानना चाहते हैं कि क्या तर्क आपके पास है। दे रहा हूँ जी सर, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब बिल्कुल दे रहा हूँ। ये ईवीएम पर जो आज सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल हमारे नहीं, ये सवाल 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने हमसे पूछा था। हम सिर्फ उस सवाल को पलट कर उनसे पूछते हैं कि भैया जो आप 2014 के पहले बोलते थे वो तब आप गलत बोलते थे या आज बोल रहे हैं। उस समय जो उन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया, जो सवाल पूछे, हमने उसमें सुधार किया, हमने वीवीपैट संदीप त्रिपाठी जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। जयराम रमेश ने पहले कहा, 1 मिनट, गलत जानकारी आपको गलत जानकारी है। संदीप त्रिपाठी गलत जानकारी रख रहे हैं, गलत जानकारी रख रहे हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया, उन्होंने अपने मन से ये मुद्दा उठाया। पहले उन्होंने कहा अपलोड देर से किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर,
फिर उन्होंने कहा कि 4-4, 5-5 हजार का अंतर है लेकिन दिखाया नहीं जा रहा। इस तरीके की बातचीत उनकी अपनी थी। ये मंसूबे कहां से आ रहे हैं हम नहीं जान पा रहे, लेकिन शायद आप बेहतर बता पाएंगे। चारू प्रज्ञा इसका जवाब देने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई। लेकिन चारू प्रज्ञा आपकी तरफ आए, गिरिराज सिंह कुछ बयान दे रहे हैं। उनकी चढ़ गया उत्तर प्रदेश में, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी को तो जैसे गांव में कहते हैं मुंहे भाड़ गिरे हैं, ऐसा मुंह भाड़ गिरे हैं उनको होश नहीं आएगा। और हरियाणा की जनता ने सबक सिखा दिया, मोदी पर भरोसा किया, जुमला राहुल के जुमले पर नहीं भरोसा किया। पहलवान किसान और क्या क्या जो, और सारे किसान और पहलवान तो हमारे साथ थे, जुमला उनके साथ था। लेकिन जिस पहलवान को चेहरा बनाया विनेश फोगाट, वो जीती है। पार्टी की तरफ से कहा गया था कि पहलवान तो जुमला आखिर किसने दिया, वो भी एक चर्चा का विषय रहा, क्योंकि बहुत सारे जुमले निखिल इस पूरे चुनाव में चले और कई सारे जुमले जो हैं वो फेमस भी हुए। अब वो जलेबी की भी तस्वीरें आज काफी वायरल हो रही हैं। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग कलर की जलेबी दिख रही है। कोई भगवा जलेबी है, कोई हरे रंग तक की जलेबी लोग दिखा रहे हैं। लेकिन चलिए, जलेबी फैक्ट्री में कम से कम नहीं बन रही है, आज तो हलवाई की दुकान की जलेबी लोग पोस्ट कर रहे हैं। ठीक बात है। थोड़ी सी बात जम्मू कश्मीर की भी कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद हो रहे इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बरकरार है। रुझानों में भाजपा को 25 से ज्यादा सीटें मिलने के आसार दिख रहे हैं, यानी कि उस पर रुझान है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की बन सकती है सरकार, लेकिन यहां भी सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आखिर जम्मू कश्मीर में भी कहां है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, क्योंकि इसको लेकर सवाल अब कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी हैं वही खड़ा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 21 सीटों पर जो नतीजे घोषित हुए हैं, या अब उसका ये रुझान नहीं है बल्कि फाइनल नतीजे जो घोषित हो चुके हैं उसमें बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। जी, तो ये नतीजे अब आने की शुरुआत हो चुकी है। 21 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें 12 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। कुल मिलाकर 28 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं, जो रुझान और नतीजे मिलाकर है। वहीं 7 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 43 सीटों पर, यानी लगभग 50 सीटों पर उसकी बढ़त बनी हुई है। सबसे मजेदार है पीडीपी, जो महज 2 सीटों पर उनका जो बढ़त है वो बढ़ाए हुए है। ये रुझान हम और दिलचस्प ये भी है कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा वो खुद अपनी सीट पर चुनाव हार गई और उन्होंने जनता को कहा भी है कि ठीक है, जो भी मैंडेट है मैं उसका स्वागत करती हूँ। लेकिन कुल मिलाकर टैली ये है जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, बीजेपी 28 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस 7, नेशनल कॉन्फ्रेंस 43, पीडीपी 2 और अदर्स के खाते में 10। अदर्स भी वैसे जम्मू कश्मीर में काफ़ी अहमियत रखते हैं क्योंकि अदर्स की टैली 10 पर पहुंच गई है। तो ये रुझान और नतीजे साथ साथ में हम आपको दिखा रहे हैं। 90 सीटें और खासकर 5 सीटें जो कि नॉमिनेट करने का अधिकार एलजी को होता है, उन सीटों की भी काफ़ी चर्चा निखिल लगातार चल रही है जी। तो उन सीटों पर कौन विधायक आएंगे ये बाद में तय होगा, लेकिन फिलहाल सवाल यहाँ पर यही है कि जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि पीडीपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो चुकी है। 12 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। जीत की बात मैं कर रहा हूँ जहाँ फाइनल नतीजे आ गए। और कुल 24 सीटों पर जो जम्मू कश्मीर में नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। जी, तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चारू प्रज्ञा का रुख करेंगे। चारू प्रज्ञा जी, ईवीएम पर ठीकरा फिर से फूट रहा है और अभी संदीप त्रिपाठी को आपने सुन ही लिया, जवाब आपसे। जी नमस्ते रीमा जी, निखिल जी। देखिए, मुझे कुछ ऐसा अंदाजा जरूर था कि जिस तरीके से रुझान पहले पता चल रहे थे, सुबह सुबह जैसे एग्जिट पोल आए थे, अगर उस अनुमान से रिजल्ट नहीं आए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं तो ठीकरा फोड़ेगी। और इनकी फेवरेट जगह ठीकरा फोड़ने का ईवीएम है और इलेक्शन कमीशन है, जो शर्मनाक है। क्योंकि अगर ईवीएम में गड़बड़ी थी तो जम्मू और कश्मीर में क्या हो गया, अगर ईवीएम में गड़बड़ी थी तो आपके जो इतने सारे विधायक फिर भी जीत कर आ रहे हैं, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या हो गया। तो ये मुझको आजकल इंसल्टिंग लगने लग गया है कि बार बार ईवीएम पे
पे जाया जाए। देखिए, जब एग्जिट पोल के हम नतीजे डिस्कस कर रहे थे, कभी आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से सुना था कि गलती सबकी है हमारी छोड़कर? ऐसा तो कभी भी नहीं है। जनता का हर निर्णय, जनता का हर वोट सराखों पर, और हम आज भी यही कहते हैं। और इस नतीजे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास लिखा है, लेकिन साथ ही साथ हरियाणा की जनता ने याद दिला दिया है कांग्रेस पार्टी को कि उनकी विभाजन की राजनीति अब इस देश में कहीं नहीं चलेगी। वो कहते हैं जाट खिलाफ है, किसान खिलाफ है, दलित खिलाफ है, महिला खिलाफ है। अरे इतनी लंबी लिस्ट लेकर वो बैठे थे। भाई आज तो आपको पता चल गया ना कि डेवलपमेंट के खिलाफ कोई नहीं है, विकास के खिलाफ कोई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी विभाजन की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, और हरियाणा की जीत हमारी इसी बात पर एक मोहर लगाती है। मैं जनता का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ। वैसे तो अभी थोड़ा समय और है, हमको फाइनल आंकड़े धीरे धीरे पता चलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप क्या सोच सकते हैं, आज से 5-7 साल पहले लाल चौक जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तिरंगा लहराएगा, लाल चौक जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भगवा लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहां से जीत कराएगा। लेकिन ऐसा हो गया है। इसका मतलब यह है कि 370 हटाने के बाद जो डेवलपमेंट की लहर हम चाह रहे थे वैली में, वो आ रही है। वहां का एनवायरनमेंट बदल रहा है, वहां का इकोसिस्टम बदल रहा है। आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, आप एंटरटेनमेंट की बात करो, आप रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट की बात करो, हर एक त्योहार पर, हर एक फेस्टिवल पर तिरंगे के सेलिब्रेशन की बात करो। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा नतीजा रहा इन चुनाव का, और मैं बहुत खुश हूँ आज। चारू प्रज्ञा जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लेकिन राजकिशोर तिवारी जी, आपसे तो लगातार चर्चा चली रही थी हर शो में लगभग हरियाणा को लेकर, खास करके ये हरियाणा का जो प्रेडिक्शन था, कोई भाप क्यों नहीं पाया कि क्या होने वाला है? मुझे लगता है कई बार क्या होता है, एक बार आपको रोकना चाहेंगे राजकिशोर जी। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, वो कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। राजेश राज हमारे संवाददाता गिरिराज सिंह से बातचीत कर रहे हैं। खुला दिया बिल्कुल निखिल, हम अभी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जी मैं सुन रहा हूँ निखिल और रीमा, आप दोनों की आवाज में सुन रहा हूँ। जी राजेश, बात कीजिए प्लीज। हाँ, हमारे साथ अभी देश के फायर ब्रांड लीडर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क डीडी न्यूज़ पर अभी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले गिरिराज बाबू, डीडी न्यूज़ पर स्वागत आपका। और हरियाणा के बारे में आप सुबह भी आश्वस्त थे, कहाँ से ये मिला आपको मंत्र? देखिए, ये हरियाणा की जनता और पार्टी के कार्यकर्ता और नेतृत्व, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये भरोसा था। कांग्रेस की जुमलेबाजी थी, राहुल गांधी जुमलेबाजी, अहंकार, देश के बाहर जाके भारत को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, जुमलेबाजी करना। हरियाणा की जनता ने उन्हें एक आईना दिखाने का काम किया, सबक सिखाने का काम किया। कई बार ऐसा होता है कि 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है, और ऐसा लग भी रहा था, एग्जिट पोल के नतीजों से भी ऐसा लग रहा था। लेकिन प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील होना, लगता है कि आखिरी वक्त में जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे जो फैसले किए, उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। मैं कहूँ तो आप कितना मानेंगे मैं नहीं जानता। नरेंद्र मोदी जी के काम पर और उनके बात पर लोगों को भरोसा, आखिर भरोसा हो क्यों नहीं? जो नरेंद्र मोदी 3 गुना विदेशी मुद्रा भंडार भर दे, जो कम से कम 4 गुना 19 लाख करोड़ से एक्सपोर्ट 80 लाख करोड़ से ऊपर चला जाए, देश की जनता क्यों नहीं भरोसा करे? आप सब मिलकर के केवल गाली दें नरेंद्र मोदी जी को, राहुल गांधी हर चौक चौराहे पर गाली दें, विदेश में जाके गाली दें और समाज को तोड़ने की बात करें, तो जनता भी तो देखते रहती है। जनता ने सबक सिखाया। कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजी थी, आपने सुबह भी कहा था कि कुमारी शैलजा को दरकिनार करना भी कांग्रेस को भारी पड़ा और दलितों में एक खराब मैसेज गया। मैं तो कहता हूँ कुमारी शैलजा में थोड़ा सा भी स्वाभिमान हो तो कांग्रेस से इस्तीफा देना चाहिए। जिस शब्द का प्रयोग शैलजा जी के लिए, दलितों के लिए किया गया कांग्रेस की ओर से, तो ये
मैं नहीं समझता हूँ कोई सम्मानजनक शब्द था। वो उससे बड़ा अपमान और कुछ हो नहीं सकता। और राहुल गांधी ने उसका कोई निदान नहीं किया, कोई परिमार्जन नहीं किया उनके सम्मान का। आखिरी वक्त में नायब सैनी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद भी ये देखा गया कि ओबीसी समुदाय के जो लोग थे उनमें काफ़ी गोलबंदी हुई तेजी से। तो लगता है कि ये फैसला भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी समाज को मैसेज देते हैं, समाज को एक करते हैं। कोई खास विशेष वर्ग के लिए वो राजनीति नहीं करते हैं, समाज के लिए और देश के लिए करते हैं। और यही कारण है एक अकेला सब पर भारी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आईना तो उनको दिखाया है जो कहते थे कश्मीर के अंदर। आप लोग देखते हैं ना मोदी जी का सर कैसे, अब शर्म से जनता ने उनका सर झुका दिया। मोदी जी का सर न कभी झुका न कभी झुकेगा। लेकिन कश्मीर में धारा 370 और 35A हटने के बाद एक उम्मीद की किरण जगी, पत्थरबाज गायब हुए, आतंकवाद की समाप्ति हुई। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन वहां पर उस तरीके की सफलता घाटी में नहीं मिल पाई। घाटी में जम्मू कश्मीर मिला के देखे तो मुझे अच्छी सफलता मिली है। अब जहाँ नहीं मिला है, और कांग्रेस को तो वहाँ भी घुटने टेकने पड़े हैं। राहुल गांधी दूर दूर तक बीजेपी के सामने कहीं नहीं दिख रहे हैं। वो किसके साथ मिले, जाके पैर पकड़े, घुटने टेके, फारूक अब्दुल्ला जो पाकिस्तान की बात करता। आज भी मैं विरोध करूँगा कि हम पाकिस्तान से बात करने वालों को कभी प्रश्रय नहीं देंगे। जो आतंकवादियों की बात करता, पत्थरबाजों की बात करता, जो 370 धारा लाने की बात करता, और राहुल गांधी मूक दर्शक बने रहे, इसकी भी सबक लोगों ने सिखाया। हरियाणा की कामयाबी से झारखंड और महाराष्ट्र में जब आने वाले दिनों में चुनाव होंगे तो बीजेपी के हौसले बुलंद होंगे, इसका दूरगामी प्रभाव वहां भी पड़ेगा। मैं मानता हूं कि देश के अंदर दुनिया जब नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मान रहा है, आज अभी तक देश में इतना बड़ा नेता कोई नहीं बन पाया, मिल पाया हम लोगों को, जो पूरी दुनिया में भारत की छवि को ऊंचा करे और भारत का नेतृत्व करे। इन नरेंद्र मोदी ही हैं। और नरेंद्र मोदी की करिश्माई नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत से केवल भारत माता को दुनिया के ऊंचाइयों पर ले जाने का काम, दुनिया के सामने भारत का मान मर्यादा बढ़े, विकास हो, यही उनका है। मैं हरियाणा की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद देता। आने वाले दिन में क्या समझते हैं, झारखंड में क्या झारखंड आदिवासियों का अस्तित्व मिटाने वाले हेमंत सोरेन को साथ देगा? देखिएगा, वहां भी वहां की जनता नरेंद्र मोदी पर भरोसा करेगी। राजेश, एक सवाल गिरिराज जी से स्टूडियो कोई से सवाल आप पूछना चाह रहे हैं गिरिराज जी से तो बताइए। हाँ बिल्कुल, ये सवाल है कि एक खबर ये है कि आज जब हार का दिन है या जीत का दिन हो सकता था, तो राहुल गांधी तो विदेश में है। अब जलेबी क्या गिरिराज जी राहुल गांधी के लिए फैक्ट्री में बनवाएंगे या हरियाणा की खास जलेबी भिजवाएंगे? सवाल तो बहुत मौजूद आपने पूछा है रीमा। हमारी एंकर रीमा है, वो कह रही हैं कि राहुल गांधी तो विदेश में है, और क्या जलेबी की जो फैक्ट्री है जो राहुल गांधी लगाने की बात कर रहे थे, गिरिराज जी कहीं से मंगवाएंगे उनके लिए जलेबी या फैक्ट्री लगवाएंगे? देख रीमा जी, आपने अच्छा प्रश्न किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। जिस आदमी को देश का नेतृत्व करने का सपना देखता हो, कांग्रेस का युवराज हो राहुल गांधी, जो भारत के बाहर भारत को गाली दे, कभी कहे आलू फैक्ट्री में बनाएंगे, जलेबी फैक्ट्री में बनाएंगे, जिस व्यक्ति को देश की दशा और दिशा नहीं मालूम। मैं तो बार बार कहता हूँ, वो बिहार गए थे, एक बार कहा कि हरा मिर्च की खेती क्यों करते हो, लाल मिर्च की खेती करो। उनको अगर गाय के बच्चे, मेल फीमेल, बछड़ा और बछड़ी रहे, कहे जरा बछड़ा निकाल के ले आओ तो ले आएंगे बछड़ी, अब बछड़ी कहेगा तो बछड़ा। जो ये नहीं मानता हो, वो देश के इकोनॉमिक्स पर बात करता हो नरेंद्र मोदी के सामने, और दुनिया में जाकर के भारत को अपमानित करता हो, उनको
पटकनियाँ देने का काम जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जनता ने की है। ये तो पॉलिटिकल पर्यटक हैं। अब चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि जो परिणाम है उसको धीमा किया जा रहा है, धीरे धीरे दिखाया जा रहा है। मैं ये पर भी सवाल उठेंगे। देखिए, जब वो तेलंगाना जीत गए तो राहुल गांधी की जीत, जब पंजाब जीत गए तो अरविंद केजरीवाल की जीत, जब हार गए तो ईवीएम बाबा को दोष और चुनाव आयोग को दोष। ये पुरानी फितरत है कांग्रेस की। जनता इसको देख चुकी है, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए रीमा, गिरिराज सिंह जो फायर ब्रांड लीडर हैं वो उत्साहित हैं, राहुल गांधी पर आक्रामक भी हैं और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को कामयाब देखना चाहते हैं। इसलिए महाराष्ट्र, झारखंड और फिर अगले अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव भी होंगे, जिसमें गिरिराज सिंह की बड़ी भूमिका भी होगी। और इन तमाम चुनाव में पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे इनका कारवा बढ़े, इसको लेकर ये आश्वस्त दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल राजेश, और पार्टी का सबसे मुखर चेहरा अगर इस वक्त हम कहें तो गिरिराज सिंह उनमें से एक हैं, केंद्र में मंत्री, और खासकर हर रोज एक हेडलाइन वो बता ही देते हैं और बना ही देते हैं। तो मीडिया के लिए तो अभी उनसे अच्छे और नेता बहुत ही कम बचे हैं जो रोज सुबह एक हेडलाइन दे देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश राज, आपने इतनी खास बातचीत की। बिल्कुल, हेडलाइन बनाने के हम कह सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर हेडलाइन बनाने के लिए जाने जाते हैं। और आज जो बीजेपी के तमाम नेता हैं रीमा, खासतौर पर हरियाणा के जो परिणाम है उनको देखकर बेहद उत्साहित है। और उत्साहित होना स्वाभाविक भी है क्योंकि लगातार तीसरी बार ये जीत हासिल करने जा रही है बीजेपी हरियाणा में। और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप कुछ बातचीत कर रही थी, राजकिशोर तिवारी लेकिन जी उससे हमारे पहले साथ एक खबर जो जुड़े हुए थे। हम उसी को फिर आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव रुझानों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। पहले कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग पर देरी से मतगणना के आंकड़े अपलोड करने के आरोप लगाए और अब एक बार फिर हार से हताश कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए। जरा सुनते हैं उदित राज को। और इन्होंने एक्स पर एक्चुअली पोस्ट किया है कि क्या सारे एग्जिट पोल गलत हैं, क्या सारे राजनीतिक पंडित बुद्धू हैं। हरियाणा में ईवीएम जीतती दिख रही है। कांग्रेस का ये रवैया बताता है कि वो हमेशा जनादेश का अपमान करती है। कांग्रेस को शायद ये भी याद नहीं है कि जब लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आए तो यही कांग्रेसी नेता एग्जिट पोल और राजनीतिक विश्लेषकों को जी भर भर कर कोस रहे थे। और आज जब हरियाणा के रुझान और नतीजे कांग्रेस के हिसाब से नहीं आ रहे, तब उसी कांग्रेस के नेता उदित राज एग्जिट पोल और राजनीतिक पंडितों का समर्थन कर रहे हैं। तो हार की सूरत में कांग्रेस हमेशा ही ईवीएम पर सवाल उठाती रही है, जबकि जीत की सूरत में वो इसे जनादेश बताती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने ऐसा किया हो। ऐसे में ये सवाल भी बार बार उठता है कि आखिर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए। इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर और इन्हीं चुनावों में, अगर इन्हीं चुनावों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में रीमा, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, वहां पर वो जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां के ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने चुप्पी साध रखी है, जबकि एक साथ चुनाव हुए हरियाणा में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और इन्हीं सब चुनावी नतीजों और रुझानों के बीच में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चुनाव के रुझानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2 राज्यों के चुनावी नतीजों का दिन है और हरियाणा में भाजपा मजबूत सरकार बना रही है। वहीं जम्मू के लिए भी केंद्रीय मंत्री ने बेहतर प्रदर्शन की बात कही। कि हम एक मजबूत सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के एजेंडे पर मजबूत सरकार हरियाणा में बनाने जा रही है। अब लग रहा है, अभी भी अनुमान ही है लेकिन लग रहा है, स्पष्ट ही लग रहा है। जम्मू कश्मीर के रिजल्ट भी वहाँ क्या है कि विधानसभाओं में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमें खत्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने काम के जरिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और लायक समझें, जो कि अगले 5 साल के लिए हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी। महबूबा जी ने कांग्रेचुलेट किया है, आपको बधाई दी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को नई सरकार के लिए। अब हम उनके
और जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से जरा हरियाणा चलते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि मीडिया से बात कर रहे हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। तो अभी भी आप होपफुल हैं सर? सरकार आ रही है, आप होपफुल हैं? मैंने क्या सुना आपने? सुना नहीं आपको? मैंने क्या कहा है? क्या चला रहा है? तो बॉडी लैंग्वेज निखिल काफी बदली हुई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। हालांकि जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, क्योंकि इतने सीनियर लीडर हैं तो उनको समझ में आ गया था, भांप लिया था उन्होंने, इसलिए सुबह से ही लगातार दिखाई दे रहा था कि उन्होंने लगभग मान लिया है। रंगत थोड़ी उड़ी सुबह से ही नजर आ रही थी। एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हैं। राजकिशोर तिवारी जी, ब्रेक पर जाने से पहले ये तमाम, एक तो माफी चाहेंगे सभी मेहमानों से कि आज क्योंकि दिन ऐसा होता है, लगातार ब्रेकिंग न्यूज और ब्रेकिंग बाइट्स आती रहती हैं, तो हमें आपको छोड़कर वहां जाना पड़ता है। लेकिन राजकिशोर जी, मैं फिर उसी मुद्दे पर आऊंगी जिसका जिक्र उदित राज भी कर रहे हैं और अभी गिरिराज जी ने भी किया, कि भाप नहीं पाए क्या राजनीतिक विश्लेषक इस बार की होने क्या वाला है, या फिर कि अंडर करंट था और समझ आ रहा था? दरअसल रीमा जी, जो हरियाणा का चुनाव था ना, वो गोहाना की जलेबी बन गया। गोहाना के जो मातूराम की जलेबी थी ना, वो फैक्ट्री में नहीं बनी, वो जनता ने बना दी जलेबी। अब उसमें सीरा किसको मिला, क्या नहीं मिला, मुझे उस पर क्या कहूं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है जिस तरीके से हर चुनाव के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है, वो बड़ा अजीब सी स्थिति है। और हरियाणा की जहां तक बात रही, मुझे लगता है कि जो नतीजे आए हैं, निश्चित तौर पर जो तमाम जमीन पर जो लोग काम कर रहे थे या जो तमाम विश्लेषक थे, एक दिख रहा था कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनके प्रेडिक्शंस बहुत गलत हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो माहौल जैसे 400 पार का उस समय बना था, उसी तरीके से हरियाणा में कांग्रेस ने उसी तरीके का माहौल बनाया। और ऐसा बनाया कि लगा कि हाँ, बस हम आ रहे हैं, बस राज तिलक की करो तैयारी, बस पहुंच रहे हैं। वो इस तरीके का उन्होंने माहौल जरूर बनाया। लेकिन जमीन पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ना कांग्रेस के लोग ना विश्लेषक, कि आप आरक्षण का और संविधान का मुद्दा उठाते रहे लोकसभा चुनाव में। हरियाणा के चुनाव में राहुल गांधी के मुंह से आरक्षण का छोटा आ भी नहीं निकला, बड़े आ की तो बात जाने दीजिए। और जैसे ही मतदान हो जाता है, उसके बाद वो पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र में, फिर दलित के घर पे खाना खाने, और वहां पर वो बयान देते हैं कि 50% आरक्षण की सीमा को वो खत्म करेंगे। लेकिन शैलजा, कुमारी शैलजा, जो 7 बार की उनकी सांसद हो ली है, मंत्री रह ली है सरकार में, केंद्र में और राज्य में दोनों जगह पर, और पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रह ली है, लेकिन उनकी जो इल्तिजा थी, जो उनकी बात थी, उन पर बिल्कुल गौर नहीं किया जाता है। उनकी काट के लिए भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से ही गए हुए अशोक तंवर को एन चुनाव से पहले ले आया जाता है और इसको मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। दरअसल कुछ चीजें समझने की जरूरत यहाँ पर यह है कि जमीन पर जो काम हो रहे होते हैं, मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग जो विश्लेषण करते हैं वो भी गलत साबित होते हैं, और जो तमाम राजनीतिक लोग होते हैं वो भी गलत साबित होते हैं, क्योंकि जनता जो है वो नैरेटिव में नहीं फंसती। नैरेटिव में हमारे और आपके जैसे लोग जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, जिनको नैरेटिव तैयार करना होता है, नैरेटिव में बहते हैं, वो जाते हैं। जो काम जमीन पर हो रहे थे, जवान, किसान, पहलवान, सबके बारे में बहुत सारी बातें हुई। लेकिन आप जरा सोचिए कि विनेश फोगाट 5,761 वोटों से मात्र वो जीत पा रही हैं। ये अपने आप में वो पोस्टर गर्ल थी, इस बात को समझना पड़ेगा वहां पर, जबकि उनके सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत मजबूत प्रत्याशी नहीं था, और कविता दलाल उनके सामने आम आदमी पार्टी ने उतारी थी, वो भी एक रेस्लर है। ऐसी स्थिति में समझने की आवश्यकता यहाँ पर यह है कि जमीन पर लोगों को क्या सुविधा मिल रही है। अग्निवीर का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन सेना में तमाम लोग को तमाम राहतें मिली हैं, किसानों को तमाम चीजें मिली हैं। आपको याद होगा जब मैं सिरसा से लौट कर आया था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि चुनाव में कांग्रेस की हवा है, और जिन लोगों ने कांग्रेस की हवा की बात की, वो जब बात उनसे मैं कर रहा तो वो यही कह रहे थे कि हाँ, मोदी काम तो बढ़िया करे से। क्यों बढ़िया करे से? भाई मकान दे दिया, दुकान दे दी, और शौचालय दे दिया, पेंशन भी दे रहे हैं, सीधे अकाउंट में पैसा जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जो पहलवानों वाला, जवानों वाला, जो किसान वाला जो नैरेटिव चला, वो यहाँ पर हवा में रह गया, नैरेटिव ही रह गया। और जनता के बीच में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहुंची, और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है सारे राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश है कि दंभ, अहमन्यता, अहंकार ये किसी का नहीं चलता है। मनोहर लाल खट्टर की कार्यशैली में ये दर्शाया जा रहा था, जबकि नायब सिंह सैनी निरीह दिख रहे थे, पिछड़े वर्ग से आते थे, उनसे किसी ने हाथ नहीं मिलाया,
उनको लगातार जलील किया गया, लेकिन वो सबके बीच में गए और वो हंसते हंसते उन्होंने तमाम कुठाराघात सहे। ये अहम बात तो है। जो ओबीसी का वोट था, मुझे लगता है इस चीज को समझना चाहिए। दीपा जी, आपकी बात ठीक पर है। कुछ सैयद जवाद लगातार कुछ कहने की सैयद कोशिश जवाद, कर रहे आप हैं। बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक प्रश्न मैं ऐड करूं कि क्या आपको लगता है कि अब ये राजनीति में इस चीज का प्रचलन कहीं जो जिसको कहते थे कि जनादेश को सर झुकाकर स्वीकार करता हूं, इसको अक्सर हम सुनते रहते थे, जो नेता हारते थे और फिर जनता के बीच में जाते थे, ये ट्रेंड खत्म सा करना चाह रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, पहले अभी सर ने बात करी, राजकिशोर जी ने मैं बात करी कि जो है जिस तरीके से अभी एग्जिट पोल आ रहे हैं, तो मैं कभी भी जो पोल्स होते हैं उन पे यकीन नहीं करता, चाहे इस बार के भी हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और तमाम न्यूज़ चैनल्स पे मैंने इसको पुख्तगी के साथ, मजबूती के साथ कहा, क्योंकि नहीं करता, क्योंकि ज़मीनी सतह के ऊपर चीज़ें बिल्कुल अलग होती। मोमेंट अभी भी कांग्रेस के पक्ष में अगर देखेंगे तो अभी भी मुझे लगा, क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर अभी भी बड़ा है बनिस्बत पिछली बार के। जो वोट शेयर घटा है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जेजेपी थी, उसका वोट शेयर देखिए कहाँ गया। वो भारतीय जनता पार्टी लेने में यहाँ पर अभी जो रुझानों में दिख रही है कि जेजेपी का जो वोट शेयर था वो ज़्यादा खींचने में कामयाब हुई है भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस था। कांग्रेस वोट शेयर में ज़्यादा डेंट लगाती हुई नहीं दिख पाई। लेकिन मैं अभी भी आश्वस्त हूँ, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएंगे, 5 से 6 सीटों का अंतर है, 46 के ऊपर बहुमत होगी, 5 से 6 सीटें नहीं, 35 और 49 की बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, निर्दलीय 5 है, 14 सीटों का अंतर है, 5 सीटें वहां है, लगभग अभी भी देखिएगा लगभग 11 सीटें ऐसी हैं जो 2000 के अंतर से पीछे हैं। अभी 2000 का अंतर कोई बड़े मायने नहीं होते, कोई बड़े मायने नहीं होते। ठीक है, प्रशासन के ऊपर दबाव तो पहले दिन से ही रहता, हम भी जानते हैं। तो आपने वो घुमा के कान इधर से पकड़ लिया, प्रशासन पर दबाव। अरे बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो प्रशासन लास्ट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर ये बात कही कि आश्वस्त रहिए, हमारे पास सारी जो है सारी चीजें हैं, हमारे पास, हमें आता है। ये कम से कम मैं इस मामले में पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती की तारीफ करना चाहूंगा, रीमा, कि कम से कम उन्होंने कहा, नहीं उन्होंने कहा कि मैं जनादेश का स्वीकार कर रही हूँ, उन्होंने जनता पार्टी, लेकिन उन्होंने कहा कि जनादेश को स्वीकार कर रहे हूँ। कम से कम रिएक्शन रिएक्ट करना चाह रहे हैं सैयद जवाद, क्योंकि आपने उनके ऊपर मैंने ये कहा, संदीप जी, मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसके साथ गठबंधन करा उसका ठगबंधन हो गया। अच्छा, यही बात ना उद्धव ठाकरे का गुट आपकी बारे में बोल रहा है। हाँ, जो जवाद साहब जो कह रहे हैं उसमें एक चीज समझनी पड़ेगी, हरियाणा छोटा स्टेट है, छोटा स्टेट होने के साथ साथ वहां पर जो प्रशासन में लोग हैं या जो पुलिस में लोग हैं, वहां पर जब आप बात करते हैं ना जाट लैंड की, तो जाटों का बाहुल्य है। उनके बीच में इस तरीके की कोई हरकत कोई भी पार्टी कर पाए ये आप भूल जाइए, क्योंकि मार्शल कम्युनिटी है, किसान भी हैं, जवान भी हैं। अगर आपको लगता है कि उनको इस तरीके से रौंद कर कोई आगे बढ़ जाएगा, तो मैं वहां पर 2 साल रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये संभव नहीं है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, वास्तविकता से मुंह चुरा सकते हैं आप, शुतुरमुर्गी रवैया अपना सकते हैं आप, ये आपकी मर्जी है, लेकिन निश्चित तौर पर हरियाणा में जो हुआ है वो एक बात दिखा रहा है कि नैरेटिव से नहीं, जमीन पर किस तरीके से पब्लिक सोचती है। कांग्रेस शुरू से एक बात कह रही थी कि चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। वाकई जनता ही चुनाव लड़ गई, और जेजेपी को जो वोट शेयर कम हुआ है, तो इस हिसाब से तो बाइपोलर मुकाबले में माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा होगा, लेकिन हो यहाँ पर उल्टा गया। क्योंकि जिस तरीके से वोटों के कन्वर्जन के हिसाब से सीटों का जो कन्वर्जन हुआ, क्योंकि जहां पर बहुत ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में वोट था वहां ज्यादा पड़ा। और एक बात मत भूलिए, सोनीपत जैसा इलाका जो कि हुड्डा का एरिया माना जाता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी स्वीप करती दिखाई पड़ रही, वहां पर बढ़त बनाती दिखाई पड़ रही। तो पब्लिक किस तरीके से सोचती है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। रीमा जी, मुझे लगता है चारू प्रज्ञा के पास अनमोल पंवर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। एक रिएक्शन जरा उनसे लेना बनता है इस वक्त निखिल, क्योंकि सत्ता की चाबी, सत्ता की चाबी, सत्ता की चाबी, अब जिसका चुनाव चिन्ह चाबी था वो तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आम आदमी पार्टी के वोटों पर किसने झाड़ू मारी है? अनमोल जी, कोई कार्ड नहीं चल पाया आम आदमी पार्टी का। पहले नोटा से कम मिले थे, इस बार भी कुछ ऐसा ही हाल है। देखिए रीमा जी, हमारी पार्टी इस देश की राजनीति में सबसे जल्दी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली पार्टी में से एक है, और हमारे पास बड़े सीमित संसाधन हैं, हमारे पास बहुत सीमित समय था, और हमारे नेताओं को झूठे मुकदमे में जेल में केवल इसीलिए बंद किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। सीमित समय क्यों था? चुनाव तो सभी के लिए एक समय शुरू हुआ था।
सीमित समय इसलिए था क्योंकि हमारे नेताओं को झूठे मुकदमे में भारतीय जनता पार्टी ने जेल में केवल इसलिए बंद किया था क्योंकि वो घबराए हुए थे। नहीं, उन्हें सीमित पता समय था मतलब कैंपेन से मना किया था क्या कि कैंपेन नहीं करेंगे? नहीं तो रीमा जी, जेल में रह के कैंपेन कैसे किया जाता है, जरा जनता सुनीता को केजरीवाल ने बताइए। तो काफी कैंपेन किया था अनमोल नहीं, जी, और जनता बाकी को नेता भी बताइए। बाहर थे उस वक्त। जनता को बताइए कि अगर 1 साल 7 महीने मनीष सिसोदिया जी जेल में थे तो जेल से कैसे कैंपेन किया जाता है, ये मैं भी ये जानने में बहुत उत्सुक हूँ। या अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्हें 7 महीने भाजपा ने जेल में रखा था, तो यानी आप कहना चाहते हैं वो जेल में से बाहर होते तो सरकार बना लेते आप ये कहना बिल्कुल चाहते हैं? बना लेते। उसका कारण है, मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने 2015 में चुनाव लड़ा, पिछली बार तो बाहर थे, पिछली बार तो बाहर थे। आप पूरी बात करने दीजिए ना निखिल जी। जब मोदी लहर की बात होती थी 2015 में, तब 67 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में। उसके बाद 5 साल बाद 62 सीटें आई थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, और पंजाब में भी आपने देखा 92 सीटें आई थी प्रचंड ये बहुमत तर्क के साथ। दरअसल देखिए आप कह रहे हैं कि बीच में बोल रहे हैं, लेकिन ये तर्क इसलिए काम नहीं कर रहा है अनमोल जी, क्योंकि तमाम राज्यों में, गुजरात से लेकर के और तमाम प्रदेशों को चुनाव हुए हैं जहां आपके नेता जब बाहर रहे तब भी आपने चुनाव लड़े और बुरी तरह से हारे भी हैं। तो ये दिल्ली और पंजाब की बदौलत आप ये नहीं कह सकते कि जिस भी राज्य में अगर वो होते तो हम जीत जाते। कुछ सब्सटेंस की बात करिए कि आखिर क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ अगर आप गठबंधन कर लेते, सवाल दरअसल ये है कि शायद 2-4 सीटों पर ही सही तो कम से कम कुछ मिल जाता। देखिए निखिल जी, इस बात को आप बिल्कुल, इस बात से जनता भी सहमत होगी कि पिछले 10 साल में जितने मुकदमे आम आदमी पार्टी के नेताओं पे किए गए हैं, इतने आज तक किसी और अन्य राजनीतिक दल पे नहीं किए गए। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं इसलिए तो किए नहीं गए। लेकिन बात पूरी करने दीजिए, बार-बार इंटरप्ट करने से चलिए आप पूरी बात कर नहीं लीजिए, करने देते। पिछले 10 साल में जितने मुकदमे आम आदमी पार्टी के नेताओं पे किए गए हैं, 200 से ज्यादा मुकदमे किए गए हैं, लेकिन एक में भी आरोप साबित नहीं हो पाया। और जिस तरह का ये प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी की काम की राजनीति की बराबरी नहीं कर सकते, वो उनकी नीतियों की बराबरी नहीं कर सकते, यही कारण है कि छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, जिनकी छवि हमेशा एक ईमानदार व्यक्ति की रही है, जिनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हो पाया भ्रष्टाचार का, उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इन सब षड्यंत्रों के बावजूद, इस दमन की राजनीति के बावजूद, पॉइंट निखिल ने जो रखा वो यही पॉइंट था, वही तो हम भी कह रहे हैं अनमोल जी पार्टी की कि जेल में अरविंद केजरीवाल तब भी थे जबकि जम्मू कश्मीर के लिए प्रचार हो रहा था, लेकिन वहां पर अगर अपनी एक तरीके से दावेदारी उन्होंने दर्ज करा दी है, उपस्थिति दर्ज करा दी है, तो हरियाणा में क्या दिक्कत आ गई थी, यही तो उन्होंने पूछा। चारू प्रज्ञा लेकिन इसका जवाब देंगी। चारू प्रज्ञा जी, अगर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर होते तो आज ये खुशी का दिन आपके लिए नहीं होता, ऐसा कहना है उनका, कहीं और खुशियां बट रही होती। अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा कहती। मैं इन कॉन्वर्सेशंस में पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि हरियाणा की लड़ाई में कभी आम आदमी पार्टी का नाम था ही नहीं। आप बार बार जेल और बेल की बात करते हैं, दिल्ली के चुनाव में तो आपके नेता बेल पर थे ना। 7 में से 7 सीटें आप हारे गठबंधन के बावजूद, और हरियाणा में तो आपने गठबंधन भी नहीं किया। उसको रहने देते हैं, ये यहाँ का महत्वपूर्ण डिस्कशन नहीं है। करप्शन करने के बाद, अपनी गलती से जेल जाने के बाद, उस जेल को पब्लिसाइज करके जेल के पोस्टर छापने के बाद भी आप चुनाव हारते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है और इससे आपको आईना दिख जाना चाहिए। अच्छा, इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज है चारू प्रज्ञा जी, चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और जो आरोप लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया, उसका खंडन कर दिया चुनाव आयोग ने और कहा है कि हर 5 मिनट में आंकड़े अपडेट हो रहे हैं। यानी कांग्रेस की तरफ से जो एक बड़ा आरोप लगाया गया था ईवीएम पर, कांग्रेस के आरोपों का चुनाव आयोग ने जवाब दिया है और कहा है पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप है, हर 5 मिनट में अपडेट किए जाते रहे हैं आंकड़े। तो इसका मतलब गैर जिम्मेदाराना है, निराधार है और दुर्भाग्यपूर्ण है। चालू हुई है तो बहुत सारे जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स हैं वो अपने अपने हिसाब से आंकड़े दिखा रहे थे, लेकिन पूरे समय अगर किसी ने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोल के रखी हो तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि
पूरे समय हर 2 से 3 मिनट 5 मिनट में आंकड़े अपडेट करे जा रहे थे, बल्कि मैं उन्हीं आंकड़ों को फॉलो कर रही थी। अच्छा देखिए, बार बार अपने हार की गलती कहीं और ढूंढना। चुनाव आयोग ने जब एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था 2019 के चुनाव के पहले, कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया गया था, कहा गया था आइए इस हैकाथॉन का हिस्सा बनिए, तब तो ये नहीं गए। कर्नाटका में तो कोई ईवीएम में खराबी नहीं थी, आपको कोई ईवीएम की खराबी हिमाचल प्रदेश में भी नहीं मिली। जहां आपकी सरकार बन जाती है वहां तो ईवीएम बहुत ही बढ़िया चलता है, और जब आप हार जाते हो तो आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हो। और एग्जिट पोल गलत निकले हैं, ये तो पहली बार नहीं हुआ ना, बल्कि अगर आप रिकॉर्ड देखें रिसेंट टाइम्स में एग्जिट पोल्स का, लगातार एग्जिट पोल गलत निकलते आए हैं। जब लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल इतने गलत निकले तब तो आप ईवीएम को ब्लेम नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। चुनाव आयोग, एक बार फिर से ब्रेकिंग न्यूज पढ़ के सुना देते हैं। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश के तमाम जो आरोप हैं उनको स्पष्ट रूप से ये कहा है कि आपके द्वारा गैर जिम्मेदाराना, निराधार और अपुष्ट दुर्भावनापूर्ण आख्यानों को एक तरीके से हम उसका खंडन करते हैं, और हर 5 मिनट में अपडेट किया गया रुझानों को भी और नतीजों को भी। तो ये बात पूरी तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से आ गई है, लाउड एंड क्लियर। संदीप त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे, लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हम संदीप त्रिपाठी के पास आते हैं। संदीप त्रिपाठी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं देखिए, बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। संदीप जी आपको रोकेंगे, हमारे संवाददाता नीरज सिंह। एक बार जरा नीरज सिंह के पास चलेंगे। नीरज सिंह हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नीरज। देखिए, बिल्कुल मैं दृश्य दिखाऊंगा कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रेजिडेंस पर। आप देखें कि मिठाइयाँ बट रही हैं, और खास तौर से जो गोहाना है, गोहाना की जलेबियाँ भी यहाँ पर पहुंची हैं, जिन जलेबियों की चर्चा हरियाणा के इलेक्शन में हुई थी। और यहाँ पर आप देखें कि जिस तरीके से यहाँ ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं, लोगों को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी विशाल जो विक्ट्री है वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर दर्ज करेगी। और ये सिर्फ नायब सिंह सैनी का ही कह सकते हैं कि करिश्मा है कि जिनके दम पर ये चुनाव लड़ा गया, और उन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपनी जो स्वीकार्यता है वो सिद्ध करी कि किस तरीके से जो हरियाणा के जो लोग हैं वो नायब सिंह सैनी पर अपना जो विश्वास है वो व्यक्त कर रहे हैं। आप देखें इन दृश्यों को कि मुख्यमंत्री अंदर हैं, ये मुख्यमंत्री आवास है, और बाहर आप देखें कि किस तरीके से जो लोग हैं वो जो विक्ट्री साइन है वो दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो सेलिब्रेशन है वो यहाँ पर हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कह रही थी कि ये एग्जिट पोल, क्योंकि सुबह सुबह हमने मुख्यमंत्री का इंटरव्यू भी किया था एक्सक्लूसिव, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वेट करिए, जो एग्जिट पोल है उनके उलट नतीजे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने सबसे पहले कहा, और उसी का नतीजा आप ये देखें कि बड़ी संख्या में लोग हैं। उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी? बिल्कुल हमें उम्मीद थी, क्योंकि पहली बार जो उत्तरी हरियाणा का सीएम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, इसके लिए तो नरेंद्र मोदी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा का तकदीर जो है ना अब गरीब का बच्चा लिखेगा। और मुझे इसमें कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है, आने वाले समय के अंदर एक दलित का बेटा भी हरियाणा की तकदीर को लिखेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि मैं मानता हूँ। अब गरीब के बच्चों को भी बगैर खर्ची पर्ची की नौकरी मिल रही है। ये बड़ी बात कही, क्योंकि खर्ची पर्ची एक बड़ा जो इशू है वो यहाँ पर बना था। एक खर्ची पर्ची बड़ा इशू था इन चुनावों में। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से कांग्रेस के उम्मीदवारों के द्वारा ये कहा गया कि हम 50 वोट पर एक नौकरी देंगे, बड़े कुनबे को नौकरी देंगे, तो एक भय का माहौल उनके द्वारा खुद ही पैदा किया गया कि कांग्रेस की सरकार आने पर पारदर्शिता पे नौकरी नहीं मिलेगी, सिफारिश पर नौकरी मिलेगी, पैसे से मिलेगी। हम हरियाणा की जनता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भाई भतीजावाद की राजनीति को नकारते हुए, जिन्होंने गुंडागर्दी की राजनीति को, क्षेत्रवाद की राजनीति को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से तीसरी बार हरियाणा में चुना है। और माननीय मुख्यमंत्री नीरज के साथ दरअसल जो बात हो रही थी उसमें राजकिशोर जी ने जो बात कही थी वो सामने निकल कर आ रही है। वही लोग भी वहां कह रहे हैं कि हरियाणा की तकदीर एक गरीब का बच्चा, एक दलित का बच्चा लिखेगा, और इसके साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अभी राजकिशोर जी इससे थोड़ी देर पहले इस बात को कह रहे थे। मैं एक बार वापस जाना चाहूंगा संदीप त्रिपाठी जी के पास। संदीप त्रिपाठी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपसे ये भी
समझना चाहेंगे कि आपको ये लगता है कि ये एक अब हार को ठीक तरह से स्वीकार करना भी राजनीति का एक अंग है, अगर उसको स्वीकार करके आगे बढ़े बजाय उसके कि एक नैरेटिव दिया जाए कि दरअसल हम हारे नहीं, हमें हराया गया है। नहीं, देखिए गिरिराज जी की ही बात से मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। गिरिराज जी ने गांव की एक कहावत कही थी, तो गांव की कहावत से ही मैं शुरू करता हूं। गांव में हमारे यहाँ कहा जाता है बड़ा बेईमानठा भाया है। तो बड़ा बेईमानठा कौन रहता है, किस तरीके से बेईमानी करता है, गांव के लोग खूब अच्छी तरीके से समझते हो। बार बार कैसे बेईमानी के नए नए तरीके निकलता है उस बात को समझते। दूसरी बात, एक कहावत और मैं कह देता हूं कि जियत माछी नहीं ली जाती, ये गांव की एक कहावत नहीं आई समझ में क्या? मतलब फिर से एक बार फिर से बोलिए। जियत माछी नहीं ली जाती। अच्छा ठीक है, जीती हुई मक्खी नहीं निकली जाती, ठीक है जी। तो चारू प्रज्ञा जी ने कहा कि आप वहां पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हो। आप भाई कश्मीर में आपने चुनाव ही नहीं लड़ा तो कैसे जीतिएगा, कैसे घालमेल करिएगा? आपने कश्मीर में आपके इतनी बड़ी लीडरशिप, इतना अभी बता रहे थे गिरिराज जी, जम्मू कश्मीर बीजेपी ने 29 सीटें अभी तक के मुताबिक रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर। आप थोड़ी सी कभी कभार बेतुकी बातें करते हैं, मुझे आश्चर्य होता है संदीप त्रिपाठी जी कि अभी जो निखिल ने बात कही कि सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, और राजकिशोर तिवारी जी ने जो बात कही, और नीरज सिंह एक सेकेंड संदीप त्रिपाठी, इनकी गणित में कोई परेशानी हो गई है, इनको सदमा लग गया है रीमा जी। आप एक के बाद एक कहावतें भी ऐसी ढूंढ कर ला रहे हैं जो यहाँ पर लागू ही नहीं हो रही है। नीरज सिंह ने दिखाया कि गरीब और पिछड़े समाज से आने वाले सैनी जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं, राजकिशोर तिवारी जी ने बताया कि उनसे हाथ भी कुछ लोगों ने नहीं मिलाया था। ऐसा इंसान, ऐसा नेता अगर वो मुस्कुराता हुआ जनता के बीच जाता है और वोट ले आता है तो क्या दिक्कत है आपको? तो आप चाहे लोकतंत्र का गला इस बात को तो एक्सेप्ट कीजिए ना, मुझे बोलने तो दीजिए ना। तो आप बोल ही कहाँ रहे हैं इस बात पर? आप तो कश्मीर पहुंच गए, मैं हरियाणा पर बात कर रही हूँ। क्यों चारू प्रज्ञा जी जब कश्मीर पर बात कर रही थी आपने उनका मुंह पकड़ लेना चाहिए था, उसके बाद आप हमारा चलिए आप अपनी बात कहिए। आप ये टोका टोकी वाले अंदाज में मत, बहुत अच्छी बहस हो रही है। देखिए संदीप जी डिरेल मत करिए। जम्मू एंड कश्मीर जिस नाम पर ये ऊपर नीचे कूद रहे हैं, 6 सीट जीत कर आई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अकेली 29 सीट जीती है। नहीं पता उसको क्या बोलना है। ठीक है चारू जी, आपका पॉइंट आ गया। संदीप जी किशन रेड्डी के पास भी जाना है, जल्दी से बोलिए, जल्दी से अपना पॉइंट आप रखिए। बहुत अच्छी तरह से डिबेट चल रही है, इस तरह से कम मत डिरेल करिए। संदीप जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं डिरेल नहीं कर रहा हूं, मैं काफी देर से अपनी बात रखना चाहता हूं। कहिए। पर फिर कह रहा हूं कि हम हरियाणा में चुनाव जीतेंगे। मैंने बात डिबेट की शुरुआत वहीं से की थी। आप लोग एक नैरेटिव बढ़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसी नैरेटिव को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भैया हम हरियाणा चुनाव जीतेंगे, जम्मू की तो बात जाने दीजिए। आप गुमराह मत करिए, लोगों को गुमराह मत करिए, बेईमानी करने का मौका भाजपा को मत दीजिए। 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2000 वोटों से कम का मार्जिन है, आप ही दिखा रहे हो। वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, ये आप ही दिखा रहे हो, तो हम कैसे पीछे हो जाएंगे भाई? तो और वहां पर 7 से लेकर संदीप जी जरा हमें कश्मीर चलना होगा। जम्मू कश्मीर में जितेंद्र सिंह और जी किशन रेड्डी चौकी सह प्रभारी रहे हैं, दोनों ही बात कर रहे हैं। ये हुआ कि हम सारे कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस अभियान में और इस प्रबंधन में लग गए। माननीय आशीष जी तो हमारे सह प्रभारी हैं ही हैं पहले से ही, और इनका मार्गदर्शन काफी समय से चल रहा है। और कार्यकारी हमारे अध्यक्ष सत शर्मा जी, जो बाद में चाहे सीन में आए, लेकिन उन्होंने बड़े सुचारू रूप से इस सब का संचालन किया। जहां तक चुनाव का संबंध है, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देनी है, और हमारे जितने भी वोटर हैं उनको भी। भारतीय जनता पार्टी की अब तक की लगता है कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह से हमारे नतीजे आ रहे हैं। 29 तक हम पहुंच गए हैं, उससे आगे भी हम जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, और ये एक संयोगवश बात भी और ये एक संतोषजनक भी, कि ये चुनाव हमने मात्र और मात्र विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ा था। लोकहित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं यहां लाई गई, उनको जिस प्रकार से धरती पर उतारा गया, वो लेकर के हम उस आह्वान को लेकर के हम लोगों के बीच में गए। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके एक नई
शैली और नई संस्कृति से मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया। आपने देखा होगा मोदी जी के जितने भी विकास कार्य हुए हैं, अगर एक ही उदाहरण लें, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो कितने के कितने कच्चे घर पक्के में परिवर्तित हो गए। ये ना पूछा गया कि धर्म किसका है, जात किसकी है, घर हिंदू का है कि मुसलमान का, ठाकुर का, ब्राह्मण का। और इस प्रकार से एक इंक्लूसिव ढंग से मोदी जी ने 10 वर्ष में हमें जो नेतृत्व दिया है, उसी का पैगाम, उसी का संदेश लेकर के हम इस चुनाव में उतरे थे। और जबकि दूसरी ओर जो चुनाव लड़ा गया है इंडिया ब्लॉक की ओर से, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि शायद कुछ बहुत पोलराइजेशन की भी बात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक इंक्लूसिव ढंग से चुनाव लड़ा है, राष्ट्रवाद को लेकर के, और सभी संभागों का संतुलित विकास हो, क्षेत्रीय भेदभाव के बिना, उन मुद्दों को लेकर के सभी हमारे जो विजयी हुए हैं और जो विजयी होने वाले हैं, अभी कुछ एक घोषणाएं औपचारिक बाकी हैं, उनको वो भी बधाई के पात्र हैं। अगर कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो कांग्रेस का इसमें से एक निष्कर्ष ये निकलेगा, कांग्रेस की सफाई जिस प्रकार से हरियाणा में हुई है उसी प्रकार यहां से भी होगी। कांग्रेस कुल मिलाकर के 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 4 कश्मीर संभाग में और 1 यहां पर उनको जीत मिली है, कुल 5 में, और उसमें से केवल 2 सीटों पर उनको जीत प्राप्त हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार की कांग्रेस ने वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पालन किया देश भर में, उसको रिजेक्ट करने का कार्य आज जम्मू कश्मीर से भी हो गया है। और हमारी मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ाई थी, और हमें संतुष्टि है कि जिस तरह का ट्रेंड देश भर में देखने को मिल रहा है, वही आज आपको उसी का दृश्य जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे विजयी होने वाले उम्मीदवार इसी प्रकार पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ मोदी जी के नेतृत्व में उनकी योजनाओं को धरती पर इसी प्रकार उतारने का कार्य करते रहेंगे। और आने वाले समय में विकसित भारत 2047 में जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख भूमिका रहने वाली है, आने वाले समय में भारत की ग्रोथ स्टोरी में, उसमें उसको सुचारू ढंग से निभाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। बहुत अधिक नहीं कहना, मैं आग्रह करूंगा माननीय किशन रेड्डी जी से कि वो आपसे संबोधित हो। सभी पत्रकार बंधु से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले चुनाव घोषणा होने के बाद एक माहौल काड़ा करने के लिए प्रयास हुआ है। स्टेट लीडरशिप यूनिटली नहीं लड़ रहे ऐसा, मगर आपको बताना चाहता हूं सभी लोग हम यूनाइटेडली चुनाव में हम ध्यान दिया है, पूरा प्रयास किया है। और इस चुनाव के रिजल्ट्स के आधार पर अभी थोड़ा क्लियर मेजॉरिटी कोई पार्टी को नहीं आया। अभी हम चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, एक परिवार मुक्त गवर्नमेंट हो, भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नमेंट हो, एक विकास युक्त गवर्नमेंट हो। हम बहुत प्रयास किया है, मगर आज मैं कह सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी पहली बार जम्मू कश्मीर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सीट्स हम हासिल किया है। जो कांग्रेस पार्टी के नेता बता रहे थे जम्मू में आके राहुल गांधी जी, मोदी जी के कॉन्फ्रेंस उतर गया, हम कॉन्फ्रेंस हटा दिए, ऐसे अलग अलग भाषण देते थे। मगर मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, हम जो 100 दिन का मोदी जी 30 गवर्नमेंट का 100 डेज का जो काम किया है, इसका नतीजा आज जम्मू कश्मीर में भी दिखते हैं, वैसे ही हरियाणा में भी दिखते हैं।
हरियाणा में तो पूरे कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरा तैयारी था सेलिब्रेशंस के लिए, मगर हरियाणा का जनता आज जो रिजल्ट आया है इसका मोदी जी के ऊपर जनता को विश्वास है, जनता के ऊपर मोदी जी को विश्वास है। वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू रीजन में हमारा सक्सेस रेट कंपेरेटिवली आईएनसी, कंपेरेटिवली कांग्रेस पार्टी, हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लास्ट फेज में जो 24 सीट्स में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू रीजन में पब्लिक मीटिंग हुआ जम्मू शहर में, उसमें लगभग 24 में 22 सीट्स भारतीय जनता पार्टी का विजयी इस प्रांत के जनता ने आशीर्वाद देकर हमारे को जिताया है। और आज तो जम्मू में कांग्रेस मुक्त जम्मू हो गया। टोटल 29 सीट्स लड़े थे, एक सीट में विजय प्राप्त किया है। लगभग 3.5% वोट जम्मू में कांग्रेस पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी 43 सीट्स लड़े हैं, 20 लगभग फाइनल रिजल्ट्स होना है, कंपेयर एज इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर होगा। 29 सीट्स, अभी तो 29 सीट्स बता रहे लीड, 29 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी लीड में है। और स्ट्राइक रेट हमारा 68% जम्मू में है। बीजेपी का वोटिंग परसेंट भी बढ़ा है और पहले 25 सीट्स थे हमारा 2014 में, अभी 29 सीट्स हम जीते हैं। अभी जम्मू के जनता, जम्मू कश्मीर के जनता भी, हम तो डेवलपमेंट के आधार पर चुनाव लड़ा है, मगर पहले सबसे पहले मैनिफेस्टो निकालकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस चुनाव को एक पाकिस्तान से जोड़ते हुए, अलग अलग सेंसिटिव इश्यू को जोड़ते हुए चुनाव निकालकर लोगों में डिवाइड करने के लिए प्रयास किया है। मगर भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अलग अलग मीटिंग्स में भी हम एक कंस्ट्रक्टिव मेजर से, हम इलेक्शन मैनिफेस्टो में जनता को क्या करने वाले हैं, जनता हित के लिए क्या करने वाले हम प्रयास किया है। मगर आज विश्वास के साथ हम बता सकते हैं इस चुनाव में जो जनता हमारा को, इवन कश्मीर वैली में भी अच्छे वोट मिला है, घाटी में भी अच्छे वोट मिला है, जम्मू में तो जनता ऑलमोस्ट हमारा को आशीर्वाद दिया है। जम्मू के जनता लगभग इस रीजन में भी सीट्स हम निकाले हैं 100%। और जो अलायंस था कांग्रेस पार्टी का, अलग अलग पार्टियों का, वो अलायंस भी आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनको नहीं मिला है। आज हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जो आशीर्वाद मिला है, इससे और हमारे को रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गए, हमारा सीट्स भी बढ़ गए, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गए। और आने वाले दिन में और ज्यादा मेहनत करेंगे जम्मू कश्मीर विकास के लिए। जम्मू कश्मीर जनता को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं और ज्यादा मेहनत करके जम्मू कश्मीर विकास के दृष्टिकोण से, जम्मू कश्मीर जनता के वेलफेयर एक्टिविटी में हम ज्यादा मेहनत करके और जम्मू कश्मीर को विकास करने के लिए जो हमारा वादा था
पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो वादा था, वो वादा के आधार पर हम काम करें, आने वाले दिन और कमिटमेंट के साथ हम काम करेंगे। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को डिक्लेयर कर दिया कि अगले चीफ मिनिस्टर वही होंगे। उनका पार्टी का मन, जो पार्टी का। तो ये अहम प्रेस वार्ता जिसमें कि जी किशन रेड्डी और जितेंद्र सिंह बता रहे थे, लेकिन निखिल सबसे अहम बात जो हम आज सुबह से ही कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव का कितना ज्यादा महत्व है, ना ही सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी इसका एक संदेश और संकेत जो गया है लोकतंत्र की बहाली, और जिस पर कई लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। और पाकिस्तान की तरफ से इस चुनाव में एक बात आ गई थी कि हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चाहते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 370 को लेकर वहां से बात आ रही थी। सबके मुंह पर एक तरीके से गहरा तमाचा है और यह बताया गया है कि किस तरह से भारत में लोकतांत्रिक और संवैधानिक पद्धति के मुताबिक सब कुछ चलता है। जी निश्चित तौर पर, और ये जो चुनाव है इसके दूरगामी परिणाम है और निश्चित तौर पर इसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो जनादेश देख रहे हैं आप DD न्यूज पर। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें और नतीजे लगातार DD न्यूज के माध्यम से हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। हरियाणा पर बात हुई और जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह से मैंडेट आ रहा है और आया है उसको लेकर चर्चा चल रही है। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन स्टूडियो में भी हमारे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सलाहकार के तौर पर विनोद मिश्रा जी मौजूद हैं। विनोद जी, इससे पहले कि विनोद जी के पास जाए, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, उनका क्या कुछ कहना है हरियाणा को लेकर के, आइए सुनते हैं। हरियाणा में केंद्र की योजनाएं मोदी जी की और राज्य सरकार ने भी जो कल्याण के काम किए, उसका असर साफ नजर आ रहा था और आज परिणामों में प्रकट हो रहा है। कितनी तोड़ने की कोशिश कर ले समाज को कांग्रेस, लेकिन उनके इरादे, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। देश, हरियाणा आज बीजेपी के, मोदी जी के पीछे खड़ा है। तो किसानों की बात क्योंकि हरियाणा में हुई और हमने जब अंतिम 2 दिन रह गए थे निखिल, तब हमने शिवराज सिंह चौहान के साथ हम हरियाणा गए और हमने वहां देखा कि किसानों के साथ किस तरह से वो 1-to-1 बातचीत भी कर रहे थे। एक दर्द और अगर कोई मुद्दा था वो बांटने की कोशिश की गई थी। 2 और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिलेश कटियार जी, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अखिलेश कटियार जी, ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं महाराष्ट्र से ही शुरू हो गए हैं, क्योंकि चुनाव तो महाराष्ट्र में होना है। उद्धव गुट की तरफ से ये बात आ गई है कि कांग्रेस पार्टी सही से ना प्रचार कर पाती है, ना अपने दम पर कुछ कर पाती है। ऐसे ही कुछ सुगबुगाहट क्या आपकी पार्टी में भी शुरू हो गई है कांग्रेस के प्रति? नहीं, ये आज जो इस बात का सवाल है, जम्मू कश्मीर में चुनाव और जो हरियाणा के जो परिणाम आए, वहां पे देश में जिस तरीके का जो दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल आ रहा था, एक्सेस वालों का आ रहा था, और सबके आ रहे थे, किसान आंदोलन हुए, खिलाड़ियों के साथ मामला रहा, लेकिन आज परिणाम जो देखने को मिले हैं वो उल्टा देखने को मिले हैं। तो इस बात पे समीक्षा करने की जरूरत है, इस पे गहन चिंतन करने की जरूरत है कि इसको किस नजर से देखा जाए, आखिर कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई, और इनको कैसे सुधारा जाए, जिससे कि
क्योंकि हरियाणा में भारी विरोध था भारतीय जनता पार्टी का। कई जगहों पे हम लोग कार्यक्रमों में जाते थे, देखने को नहीं मिलता था कि इस तरीके का कोई जन समर्थन है, और इतने अगर अंतर से जीत दिख रही है तो इसे जरूर मंथन करने की जरूरत है कि आखिर इस जीत के पीछे का कारण क्या है। तो कहने का मतलब ये है ना अखिलेश जी कि नैरेटिव जो चलाने की कोशिश हुई कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तरफ से, वो गलत नैरेटिव था, उसको फेक कहा जा सकता है अब? नहीं प्राची जी, जैसे संजय CSDS वाले अरे सर, इंडिया टीवी पर नहीं बैठे हैं, DD न्यूज पर बैठे हैं आप। बड़ा घालमेल चल रहा है। रीमा जी, नहीं मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बिल्कुल CSDS वालों का जो सर्वे था, प्रदीप गुप्ता जी का था, यशवंत देशमुख का, ये बड़े नाम हैं जिन लोगों का चुनाव पे इनका बड़ा सटीक रहता है। लेकिन आखिर इतने बड़े पैमाने पे जन विरोध के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना लेती है तो निश्चित तौर पे क्षेत्रीय दलों के लिए और राजनीति करने वाले नेताओं के लिए एक बड़ा विषय है कि इस पे जरूर ये बात खोजनी चाहिए कि आखिर इसका आधार क्या है। दूसरी बात है, हम ये बात जरूर महसूस करते हैं कि कांग्रेस अगर और दलों का सहयोग मिलता, माननीय अखिलेश यादव जी, तेजस्वी जी हैं, ममता दीदी हैं, और दलों का अगर साथ में सहयोग रहता तो हो सकता है परिणाम और बेहतर है। तो ये पॉइंट आ यही पॉइंट आपने आखिरी में कहा, आपने पॉइंट दे ही दिया फिर मनोज यादव जी। दरअसल जो आम आदमी पार्टी का दर्द शायद आज होगा कि अगर, या कांग्रेस का भी हो सकता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, या अब आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव वो भी सीट चाहते थे हरियाणा में, लेकिन कांग्रेस ने कहीं किसी को पास फटकने नहीं दिया। मतलब आपको लगता है? जी, दरकिनार किया। इस पर इस सवाल का जवाब मैं विनोद मिश्रा से लेना चाहूंगा। विनोद मिश्रा, आपको लगता है कि क्या ये एक तरह से स्ट्रैटेजिकली ये गलती की कांग्रेस की तरफ से? आ रहे हैं मनोज जी, 1 मिनट आ रहे हैं आपके पास। हाँ। देखिए, ये सारी चीज़ें जो अब हो रही है वो सिर्फ अपने एलाइज जो है कांग्रेस के पार्टी के इंडिया गठबंधन के, वो अपना स्कोर कर रहे हैं। अब स्कोर ये है कि आने वाला जो चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है अभी है सामने में, झारखंड का चुनाव है, तो एक तरह से ये मैसेज है कांग्रेस पार्टी को, ये तुमसे नहीं होगा। मतलब वो सीधे सीधे मैसेज अपने उस पार्टी के इंडिया गठबंधन के और जो साथी हैं वो दे रहे हैं कि कांग्रेस जब तक अपने एलाइज पार्टनर जो भी हैं उनको अगर कॉन्फिडेंस में नहीं लेगी तो कांग्रेस पार्टी कभी भी कहीं भी 1-to-1 बीजेपी से लड़ाई मुकाबला में नहीं हो सकती। मैं, आप लोग जो अभी डिस्कस कर रहे थे इस इलेक्शन पे, रीमा जो बता रही थी जम्मू कश्मीर के, मैं पहले उस पर आता हूँ कि अभी जब रीमा कह रही थी कि हमने सटीक, जो दूरदर्शन ने अभी सुबह से जिस तरह से जो आज का जो इलेक्शन काउंटिंग का ये डेट था, मुझे लगता है कि दूरदर्शन ने सबसे सटीक जो अभी तक का जो रिजल्ट आया, परिणाम आया है, लोगों के सामने में रखा है। तो हम सटीक विश्लेषण भी करते हैं कि जम्मू कश्मीर का अभी आप देखिए कि जो रिजल्ट सामने में है, क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत सारे लोग आएंगे कि जम्मू कश्मीर के इस चुनाव में जो क्रेडिट है फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसी ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने में अभी है, सरकार भी बनाने जा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने अपना बेटा उमर अब्दुल्ला का नाम भी ले लिया कि सीएम वो बनने जा रहे हैं। ये सब अभी तक अपडेट है, लेकिन उसके पीछे में अगर आप इस रिजल्ट को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग है, अभी वोट परसेंटेज है, वो बीजेपी को है। तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अगर किसी पार्टी पे कॉन्फिडेंस दिया है वोटिंग के परसेंटेज में देखें तो बीजेपी है। नंबर 2, आप इस देखिए कि ये पहला इलेक्शन देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में हुआ है जिस इलेक्शन में 40 साल से जो वहाँ पे बंद, हड़ताल और बाइकॉट का जो कॉल था वो इस बार आपने कहीं नहीं देखा। इस बार आपने कहीं नहीं देखा जो किसी भी सेपरेटिस्ट के तरफ से और कोई भी चीज़ें इस तरह के मूवमेंट में आए कि एक निगेटिव इम्पैक्ट बना रहे हो लोगों के बीच में कि हम वोट नहीं करेंगे, हम भारत का जो ये संविधान है उसको नहीं मानेंगे। आज आप देखिए जम्मू कश्मीर में कि उस सेपरेटिस्ट हो या किसी भी दल के लोग हो, वो सारे इस पे आए। विश्लेषण अभी चलता रहेगा, लेकिन संदीप त्रिपाठी, ठीकरा आपके सिर पर फूट गया है, सहयोगियों को साथ में नहीं रखते हैं, और मतलब एक तरफ महाराष्ट्र में सवाल उठ रहे हैं, एक तरफ यूपी में सवाल उठ रहे हैं। मनोज यादव जी जो कि हरियाणा में बीजेपी के कैंपेन में भी रहे और साथ में रणनीति बनाने वाले कुछ चेहरे जो रहे उनमें से एक रहे, मनोज यादव जी, जो काम आपको करना था वो तो अखिलेश कटियार ने कर दिया। अब मैं वही सोच रही हूँ, आपसे रिएक्शन लूं या संदीप त्रिपाठी से लूं? आप जो कहना चाहते थे वो उन्होंने कह दिया। देखिए रीमा जी, ऐसा है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये इंडी गठबंधन वैसा ही है। दिल्ली में कहते हैं कि हम आपके हैं कौन, दिल्ली में कहते हैं हम साथ साथ है, पंजाब में जाते हैं तो कहते हैं हम आपके कौन हैं, फिर उसके बाद में हरियाणा में जाते हैं तो हम आपके कौन हैं। तो
तो इनका तो ये सबको पता है कि भानुमति का कुनबा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है, इनमें एकता होनी चाहिए। नायब सिंह सैनी को सुन लेते हैं। आदरणीय मोदी जी को देता हूँ, उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है, वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोहाना की जलेबी की फैक्ट्री, ये मैं बात अलग से करूँगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिन्होंने एक तरीके से पहला रिएक्शन दिया है मुस्कुराते हुए, आज सुबह सुबह से लेकर अब तक तमाम जो बातें की जा रही थी, लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज कांग्रेस के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। कहा है कि हर 5 मिनट में आंकड़ों को किया जा रहा है अपडेट। चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी करके ये जवाब दिया। ये भी दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग को पहले वो चुनाव कराती है और उसके बाद उसको आरोपों के जवाब भी देना पड़ता है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने तुरंत अपने आरोप लगा दिए और उसके बाद आंकड़ों को लेकर जयराम रमेश एक पूरा डेलीगेशन लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे पर ही कांग्रेस के नेताओं को लेकर पहुंच जाते हैं। तो ये प्रेस रिलीज के माध्यम से चुनाव आयोग ने अपना जवाब दिया है और पूरी तरह से बेबुनियाद ठहराया है कांग्रेस के आरोपों को। ठीक है, और मनोज यादव से इसी पर सवाल लेंगे। मनोज यादव, आपको लगता है कि ये जो एक परंपरा, कुछ कहना ही चाह रहे हैं? जी 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 मनोज जी देखिए रीमा जी, ऐसा है निखिल जी, आप देख रहे हैं कि लगातार एग्जिट पोल जिस तरह से फेल हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा था, इनका हवा का, झूठ का, भ्रम का गुब्बारा फूट चुका है। इनकी गारंटी चीन के खिलौने की जैसी गारंटी हो गई है। और ये जो जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, नायब सैनी जी के द्वारा जनता के कल्याण के लिए किए गए कार्यों की जीत है। और जनता जनार्दन ने जो हमें आशीर्वाद दिया उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन लगातार आप देखिए कि कल तक मैं लोकसभा के चुनाव में जब इनको 99 सीटें आई तो ये कह रहे थे ईवीएम सब ठीक है, लोकतंत्र जिंदा है। अभी कल रात तक कह रहे थे, सुबह तक बहुत लोग बधाई ले रहे थे, बोला नहीं बहुत अच्छा चुनाव हुआ है जी, ईवीएम बहुत अच्छा है, निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जैसे ही हारते हैं तो तुरंत ही क्या करते हैं, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते। उदित राज जी ने भी जैसे कहा, जयराम रमेश जी ने कहा, तो ये इनकी फितरत है। मैं तो ये कहता हूं कि रेलगाड़ी के डिब्बे में समस्या नहीं है, इंजन में समस्या है। तो इंजन क्या है? इंजन राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी जी को 52वीं बार इन्होंने लॉन्च करने का प्रयास किया। 13 सीटों पे राहुल गांधी जी अभी यात्रा निकाले थे, जिसमें से मुझे लग रहा 3 सीट ही मात्र जीत पाए हैं। तो ये राहुल गांधी जी का कैसा नेतृत्व है, इस पर चिंता नहीं करने वाले, ना आत्ममंथन करने वाले। लेकिन ईवीएम पर आरोप लगाना, संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना, तो कहते हैं कि इसको कहते हैं कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा। संदीप त्रिपाठी जी, आज चाहे कांग्रेस की जीत होती या आप कांग्रेस की हार हुई है हरियाणा में, कहाँ है राहुल गांधी? क्योंकि हमारे सूत्र तो ये बता रहे हैं कि वो विदेश में। तो मतलब हारने के लिए, अगर हारते हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की बजाय, उनके साथ खड़े होने की बजाय विदेश भाग जाते हैं। फिर राहुल गांधी आज विदेश चले गए। रीमा जी, आपके साथ 1 घंटे 20 मिनट से मैं बैठा हूँ। अच्छा, आपको नहीं पता? और शायद कि आपने हमको 3 मिनट बोलने का मौका नहीं दिया। आप सिर्फ अब बोलिए, अब दे रही हूँ मौका। नहीं दे रही है, अभी मैं बोलना शुरू करूंगा, फिर पहले ही आप बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए दर्शकों के बीच पता चल जाए कि संदीप त्रिपाठी कहना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कैसे गला घोट दिया जाता है। यही नैरेटिव तो आप वहाँ हरियाणा में गढ़ रहे थे। अब राहुल गांधी कहाँ है? आप नैरेटिव गढ़ने के बजाय अपनी बात कहिए। मंडली आ गई। राहुल गांधी कहाँ है? संदीप त्रिपाठी सुनिए ना, पहले सुनिए। जो आपने जो इतनी देर की डिबेट में सवाल खड़े हुए हैं, उन सवालों के जवाब मुझे देने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के आक्षेप लगाए हैं, उनके जवाब मुझे देने दीजिए। अभी 3 चीजें मैं कह रहा हूं। अभी ये बता रहे नाच ना आएंगे, अंगा टेढ़ा। अरे वोटा परसेंटेज आपने देखा? हम 28% से 40% पर पहुंच गए, वो आपको नहीं दिख रहा है? 12% का वोट जो है हम वहां पर मार्जिन लेके आते हैं, 12% से ज्यादा वोट हमको वहां पर मिलता है।
वहाँ पर लोग हमसे जुड़ते हैं। रीमा जी, मुझे बोलने का मौका देना। जुड़ते हैं। आप सुनिए ना, बहुत बोल लिए, सुनिए, बोल तो सब रहे हैं, सभी आपसे ही बोल रहे हो, बोलने का ही काम तो है। इलेक्शन की वेबसाइट पर जाइए, अभी चले जाइए, अभी आप जाएंगे तो 6 सीटें ये जीते हैं, 44 पर आगे हैं, 11 सीटें हम जीते हैं और 23 पर आगे हैं। ये लगभग 20 मिनट से है मामला, और ये की सरकार बन गई, आप लोग दिखा रहे हो। मतलब बड़ा हास्यास्पद है भाई, मतलब मजेदार है। ठीक है, आपकी सरकार बन रही है तो शाम 5 बजे तक इंतजार करते बिल्कुल सरकार बनेगी। आप लोग बेईमानी कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, शाम 5 बजे के बाद ठीक है, आपका पॉइंट आ गया संदीप जी, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, रखिए, मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। निखिल जी, नहीं, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आपने कहा कि हम जीत रहे हैं तो इंतजार कर लेते हैं। आपका पॉइंट आया, आपने कहा हम जीत रहे हैं तो आपका ठीक है, समझाना वो नहीं सुन पाएंगे। मैंने पूछा राहुल गांधी का है, उसको आपको सुनना नहीं था, आपको अपने मन से जवाब देना था। चलिए मनोज जी एक लाइन में, और फिर राजकिशोर तिवारी। मैं इस तरीके डिबेट नहीं, मनोज तिवारी बहुत मैं अच्छा। तो ये कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास बोलने के लिए तथ्य ना हो और तर्क ना हो और जब आधार ना हो तो इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि शैलजा कुमारी जी ने हार स्वीकार कर ली है। आप शैलजा कुमारी से बड़े नेता हैं क्या हरियाणा में? वो वॉकआउट कर गए हैं शो से, छोड़कर भाग गए, उसको कहना चाहिए। शो से चले गए, अभी हार स्वीकार कर ली है तो आप उनसे बड़े हैं क्या? लेकिन इतना जरूर है रीमा जी कि दामाद और डीलर का जो यहां पर चलता था, शासन चलता था, कुशासन चलता था, जो पर्ची खर्ची वाला शासन चलता था, उसको लगातार जनता ने नकारा और भारतीय जनता पार्टी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 2014 के अंदर आपने देखा 47 सीटें आई थी, 2019 में हमारे पास 40 सीटें आई थी और इस बार हम उस अपने ही आंकड़े को पार कर रहे हैं। तो ये साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राज्यों के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि सुशासन के माध्यम से पारदर्शी सरकार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और जनता जनार्दन का विश्वास ये दिखाता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार ने अच्छा काम किया हरियाणा में। जी, दरअसल मैं काफी कुछ सुन रहा था रीमा जी, बस 1 मिनट लूंगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं एक आंकड़े के साथ में कुछ चीजें रखना चाहता हूँ। जो ईवीएम पे सवाल उठ रहा है ना, ईवीएम में अगर खेल करना होता तो खेल की ज्यादा जरूरत थी जम्मू और कश्मीर में। जिस जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जम्मू में पूरी तरीके से अच्छा कर रही है, उसी जम्मू में रविंद्र रैना जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, जहां पर 95% वोट हिंदू है, वहां पर वो चुनाव हार रहे हैं और पूरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। दरअसल मुझे लगता है कि एक बात समझने की आवश्यकता है, जो बात मैंने शुरू में कही थी कि किसी भी पार्टी का कोई दम्भ हो, अहंकार हो, अहमन्यता हो, उसको जनता फिलहाल खारिज कर रही है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे आम आदमी पार्टी में हो, किसी में हो। मैं अखिलेश कटियार जी ने जो बात कही, मैं उस चीज को थोड़ा लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं एक डेटा दे रहा हूं कैसे हरियाणा में जो कांग्रेस जाट लैंड है उसमें 17 सीटों पर, और जो अहीरवाल कहा जाता है इलाका, उसमें 28 सीटों पर, और एससी के लिए रिजर्व 17 सीटें और शहरी सीटें 11 सीटें, सभी जगह पर कांग्रेस पीछे हो गई है। यानी सभी वर्गों ने कांग्रेस को यहां पर पीछे किया है। तो यही लोकतंत्र का मुझे लगता है कि तकाजा है। तो मतलब साफ संदेश है, किसी एक जाति या बिरादरी के नाम पर कुछ नहीं हो सकता। और एक सबसे बड़ी बात, किसान आंदोलन में सबसे बड़ा नाम कौन होता था? गुरनाम सिंह चरूनी और गहर सिंह संधू, वो आम आदमी पार्टी से हैं। एक को मिले हैं 1170 वोट और आम आदमी पार्टी वाले संधू को मिले 890 वोट। मतलब ये है कि किसान भी जो है ना, आंदोलन या अराजकता नहीं चाहता है, वो काम चाहता है। तो कुल मिलाकर जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि लोगों को क्या मिल रहा है, इस चीज को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण चीज है। राजकिशोर जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए। संदीप त्रिपाठी जी, आप भी धैर्य रखें, हम आपके पास भी वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल चलेंगे ऋतु वर्मा के पास। वो कुछ आंकड़ों के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, ओवर टू यू। धन्यवाद निखिल। जिस तरह से हमारे साथी भी बता रहे हैं, लगातार रुझान जो दिखा रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार रुझान ये तय कर रहे हैं कि सरकार बनती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को 49 सीटें मिली हैं, 90 में से ये रुझान तय कर रहे हैं और रुझान और नतीजे भी अब आने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस को 35 सीटों पर रुझान दिखा रहे हैं कि सफलता मिली है। वहीं अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी कहीं खाता नहीं खोल पाई है और सबसे ज्यादा बात हो रही थी हरियाणा को लेकर क्षेत्रीय पार्टियों की। तो जेजेपी, जिसने 2019 में 10 सीटें जीती थी, इस चुनाव में खाता नहीं खुला है। वहीं चौटाला परिवार की ही INLD, अभय चौटाला की पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है।
अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं, तो ये भी दिलचस्प होगा। हालांकि अभी तक रुझान जो दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, रुझानों को अगर हम सिर्फ देखें तो उसमें सरकार तीसरी बार बनाती दिखाई दे रही है, जो कि इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि ये 52 साल के बाद पहली बार हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिल रहा है। क्षेत्रवार तरीके से अगर हम हरियाणा को देखें तो अहिरवाल इलाके में अगर हम देखें तो 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, कांग्रेस को 5 सीटें गई हैं। यानी कि ये वो क्षेत्र हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीतियों को बदला और उसका असर दिखाई दे रहा है। हरियाणा के अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वो भी हम आपको बताते हैं कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति तैयार की उसका असर। बांगड़ क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर जीत दर्ज करती दिखाई दे रही है। वहीं 9 सीटों पर कांग्रेस अभी आगे चल रही है। INLD का जो 2 सीटें आई हैं वो इसी क्षेत्र से आई हैं, बांगड़ सीट से। हालांकि ये चुनाव चौटाला परिवार के लिए बेहद अहम चुनाव माना जा रहा था, जिसमें JJP यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी को बेहद एक तरह से असफलता हासिल हुई है। कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। कुरुक्षेत्र में करीब 27 सीटें हैं और इन 27 सीटों में से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ का क्षेत्र है। कांग्रेस को 12 सीटें इस क्षेत्र से मिली हैं, वहीं तमाम अन्य पार्टियों का किसी का खाता नहीं खुला। तो इन तमाम क्षेत्रों को अगर आप देखें तो सीधे सीधी जो एक लड़ाई थी वो कांग्रेस और BJP के बीच में थी। 2 राष्ट्रीय पार्टियों की लड़ाई हरियाणा में थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहद शानदार दिखाई देता है। रुझानों में नतीजे धीरे धीरे आने शुरू हो रहे हैं। जाटलैंड, जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति 2024 के विधानसभा चुनाव की रही, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को 27 सीटों में से बड़ी जीत हासिल हुई है। 15 सीटों पर इस समय रुझान दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे है। कांग्रेस ने जाटलैंड को एक तरह से इस चुनाव में सबसे ज्यादा एक तरह कहते हैं कि एजेंडे में अपने आगे रखा, लेकिन उसने वो नतीजे नहीं दिए हैं अभी तक कांग्रेस को, क्योंकि रुझान में 9 सीटों पर ही कांग्रेस आगे दिखाई देती है। और यहां से 3 सीटें, एक तरह से 3 जो अदर्स को ये सीटें गई हैं, ये जाटलैंड से ही अदर्स के खाते में गई हैं। तो ये क्षेत्रवार तरीके से हरियाणा को समझने के लिए हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग, जमीन पे कुछ बड़े बदलाव और किसी एक समुदाय की राजनीति न करने का एक बड़ा असर दिखाई देता है। अब अनुसूचित जाति सीटों को भी देखते हैं। 15 सीटें अनुसूचित जाति की हैं और इसमें एक तरह से बराबर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अभी तक जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। रुझान दिखाते हैं ऐसा, 8 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी और 7 सीटों पर कांग्रेस है। ये वो अनुसूचित जाति की सीटें हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है कि एक लंबे समय से काम करती रही है। हालांकि यहाँ पर शायद अपेक्षित जीत भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं देख रही। ये रुझान है, रुझान कितने बदलते हैं ये हम देखेंगे। अब आपको हम बताते हैं कि उन सीटों को लेकर किस तरह से कांग्रेस का जो अभी भी एक तरह से मनोबल बना हुआ है कि वही सत्ता में आएंगे, वही हरियाणा में सरकार बनाएंगे, तो वो दारोमदार इन सीटों पर है जहां 1000 से कम वोटों का अंतर है। इनमें डबवाली है जहां INLD इस समय आगे चल रही है, रोहतक की सीट है जहां BJP आगे चल रही है। तो ये वो सीटें हैं जहां 1000 से कम वोटों का अंतर जीत हार को तय करने जा रहा है। कांग्रेस महेंद्रगढ़ से पीछे चल रही है। तो इन सीटों में भी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी, INLD आगे है, होडल से भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो ये वो जो सीटें हैं, 6 सीटें जहां से कांग्रेस को लगता है कि वो अपना एक तरह से उस आंकड़े को पार कर सकेंगे, तो वो पार होता भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें मात्र 1 सीट में कांग्रेस आगे चल रही है। बाकी तमाम सीटों पर BJP और INLD ही आगे है। रोहतक से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस पीछे चल रही है, रामदान सिंह पीछे चल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक तरह से बढ़त बनाए हुए है। रोहतक से भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। आइए और बताते हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं, 11 सीटें हैं जहां पर 2000 से कम वोटों का अंतर है। इन सीटों को भी देखते हैं कि इन सीटों पर कौन सी पार्टी इस समय आगे चल रही है। इसमें पंचकुला से कांग्रेस इस सीट पर आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। वहीं असंध की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहां से आगे चल रही है। बड़ौदा से कांग्रेस आगे चल रही है और यही कुछ सीटें हैं जिनको लेकर कांग्रेस का अभी भी कहना है कि शाम 6 बजे तक इंतजार करें, सरकार कांग्रेस ही बनाएगी। फतेहाबाद से
ऋतु आपको रोकेंगे यहाँ, जरा हमें सीधे चलना होगा। मनोहर लाल खट्टर इस वक्त बात कर रहे हैं मीडिया से, जरा उनको सुनते हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी भारत सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा बनाया था, पहलवान, किसान और जवान, ये मुद्दा बना करके कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में उतरी थी। आप क्या लगता है ये मुद्दा उनका चला नहीं? मुद्दा तो यही था। मुद्दा ये था कि हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है। और ये चीज़ लोगों को पता है। वो लोग किसी भी प्रकार की कोई बात करेंगे, वो जनता को जो सही बात है वही पसंद आएगी, जो गलत बात वो पसंद नहीं आएगी। हमने किसानों के लिए भरपूर किया, बहुत काम किया है। इसलिए मैं तो आज इस समय इतना ही संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जो चीज़ जनता ने महसूस की, कांग्रेस के भ्रम में नहीं आई है। यहाँ का लोकतंत्र, हरियाणा का लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है, जनता बड़ी परिपक्व है और जनता ने एक हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है और मैं इसका श्रेय जनता को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं। सर, सारे चुनाव पूर्वानुमानों को धत्ता बताते हुए ये बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे? पूर्वानुमान जो लगाते हैं, ये उनको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि किस आधार पर कैसे पूर्वानुमान करते हैं। पूर्व अनुमान जो हैं वो जनता अपने मन की बात सबको बताती भी नहीं है और जिस प्रकार के पूर्व अनुमान हैं बहुत बार पहले भी फेल हुए हैं, इस बार भी फेल हुए हैं और थोड़ा सा गहराई में आप लोगों को जो भी करते हैं पूर्व अनुमान उनको करना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस कहाँ फेल हो गई? ये तो कांग्रेस वालों से पूछना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस बीच आरोप लगाया है कि स्लो काउंटिंग किया जा रहा है, कई चुनाव आयोग नतीजों को रोक रहा है, नतीजों को लेकर। ये तो कभी कभी हमको भी लगता है कि कांग्रेस वाले जब हार देख रहे थे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कैसे कोई बोला जाए कुछ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले जैसे कहा कि दिन आएगा जब जनता देगी उनको जवाब, और ये एक ही बात कहेंगे कि ये ईवीएम खराब। सर, आपने जब वोटिंग के दिन से बात चली थी तब उनके, और ये नायब सिंह सैनी के आवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जश्न की तस्वीरें हैं ये। आप देखिए ढोल गाजे बाजे ताशे के साथ में मिठाइयां बट रही हैं, फूल बांटे जा रहे हैं। तो हरियाणा में बीजेपी को एक बड़ी लीड मिली है, 50 सीटों पर आगे बढ़ रही है। फिलहाल वापस जाएंगे ऋतु के बड़े पास। बहुमत के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किस तरह से जवान, किसान और पहलवान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और उसका असर हरियाणा में दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटों पर एक तरह से रुझान दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने की तरफ बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई हैं और जम्मू कश्मीर में एक बड़ी पार्टी के तौर पर जो उभरी है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। 42 सीटों पर रुझान आगे दिखा रहे हैं, जीत दर्ज करती हुई आगे बढ़ रही है। पीडीपी को 3 सीटें हासिल हुई हैं जम्मू कश्मीर में, यानी कि पीडीपी के लिए एक बड़ा झटका है ये चुनाव। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काफी उम्मीदें लेके आए और अदर्स के खाते में 10 सीटें गई हैं, जो लगातार कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में निर्दलीय बड़ी भूमिका में दिखाई देंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को एक तरह से पूर्ण बहुमत, अगर हम रुझानों की बात करें तो उसमें दिखाई दे रहा है। आइए अब समझते हैं कि किस तरह से ये पूरा असेंबली का एक तरह से ये दृश्य है जिसमें 46 बहुमत का आंकड़ा है और उस बहुमत के आंकड़े को पार करता दिखाई देता है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन। ये पूरी सीटें उसमें आती दिखती हैं। तो ये एक तरह से एक बड़ा कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़े बदलाव के तौर पर ही है। जिस तरह से गठबंधन में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उसका असर। वहीं अगर क्षेत्रवार तरीके से हम बात करें तो जम्मू क्षेत्र की जो सीटें हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी ने 43 में से 29 सीटों पर अभी तक रुझान आगे दिखा रहे हैं, नतीजे इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस को मात्र 1 सीट जम्मू में मिली है। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 7 सीटें हासिल हुई हैं 43 में से, और अदर्स के खाते में 6 सीटें गई हैं। तो अनुमान के हिसाब से और जिस तरह का एक तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी एक अपना यकीन, एक विश्वास दिखा रही थी जम्मू संभाग में कि 43 सीटों में से बड़ी संख्या में सीटें भारतीय जनता पार्टी की होंगी, वही ये नंबर भी उसकी तस्दीक करते दिखाई देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कश्मीर संभाग में किस तरह से सीटों पे जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। 47 सीटें हैं। घाटी की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। वहीं कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 35 सीटों पर आगे चल रही है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से
घाटी के हिस्से में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ी एक तरह से बढ़त मिली है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उभरी है। पीडीपी को 3 सीटें मिली हैं और उन 3 सीटों के साथ ही पीडीपी ने एक तरह से पूरे जनमत को स्वीकार करते हुए ये माना, अदर्स को 4 सीटें मिली हैं। ये अदर्स भी घाटी से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं जब आगे सरकार गठन पर बात बढ़ेगी। तो ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रुझान और नतीजे बता रहे हैं। हरियाणा में एक बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को एक बड़ा बहुमत मिलता दिख रहा है। बैक टू रीमा एंड निखिल। बहुत बहुत शुक्रिया रितु। और एक बार फिर से जरा हम अपने पैनल के पास चलते हैं, जो सारे हमारे साथ बेहतर मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन अब मैं जरा अनमोल जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हरियाणा में तो ठीक है नहीं बन पाया गठबंधन, पंजाब में भी अलग थे, अब दिल्ली का भी सवाल खड़ा हो गया है। क्या हम ये माने कि जिस तरह से बाकी गठबंधन में शामिल लोग कांग्रेस पार्टी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि वो सबको अलग थलग करके सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, आपको भी ऐसा ही लगता है? अनमोल जी आवाज नहीं आ रही आपकी। वो म्यूट था। हाँ जी। देखिए, तो रीमा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बेहतर बता पाएंगे कि वो क्या समझते हैं क्या नहीं। हमारा तो उद्देश्य ये था, हमने गठबंधन का शुरू में प्रयास किया था केवल एकमात्र उद्देश्य से कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जिस तरह का शासन हरियाणा में दिया है उसे किसी भी तरह से हटाया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरे देश में कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जहां पे ये लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे पाए हों। कोई एक भी राज्य भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दे जहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की सुविधाएं मुहैया करा पाए हों जनता को। बिना सुविधाएं दिए ही लोग उनको चुन रहे हैं क्या? हाँ जी, वो ऐसा है ना, जब विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल देते हो, उन्हें कैंपेन नहीं करने देते, उनके ऊपर आप हर तरह के दमन की नीतियों का इस्तेमाल करते हो, तो ऐसा हो जाता है वो बिल्कुल इस तरह का क्रिकेट मैच खेलना चाह रहे हैं जिसमें बैटिंग भी वही करेंगे, बॉलिंग भी वही करेंगे, जीतेंगे भी वही और हारेंगे भी वही। तो कांग्रेस वालों ने तो प्रचार किया, आपका साथ नहीं दिया, दिक्कत तो बस मनोज यादव जी। रीमा जी सबसे पहला सवाल तो मेरा इनसे ये है कि जम्मू कश्मीर में इनकी शायद एक सीट निकली है, तो ये जरा बताइए कि वहां पर इनको कैसे मिली है, और भारतीय जनता पार्टी वहां पर 29 सीट पे लीड ले रही है, वो कैसे हुआ है? जहां तक अगर यहां की बात करें तो नोटा से भी इनके पास कम वोट आने वाले हैं, और ऐसा राज्य, एक ऐसा शराब का मॉडल इन्होंने दिया है, 1 पर 1 फ्री। स्वास्थ्य मंत्री जेल में, डिप्टी सीएम जेल में, सीएम जेल में। वही तो वो कह रहे हैं कि आपने सबको जेल में डाल दिया, इसलिए उनकी ऐसी हालत हुई है, वरना वो आपकी सरकार गिरा देते हैं हरियाणा में। वही तो वो बात कह रहे हैं कि अगर जेल में नहीं होते तो सरकार आम आदमी पार्टी की बनती। रीमा जी मैं बोलना रीमा जी छाछ तो बोले, छलनी भी बोले, अरे ना 3 में ना 13 में, ये नोटा से भी कम इनको वोट आने वाले हैं, और ये बोल रहे हैं कि हम सरकार गिरा देते, हम इतना कर लेते, तूफान में देते। अगर ऐसा इंडी गठबंधन के साथी है, भानुमति का कुनबा है, तो साथ क्यों नहीं लड़े? भाई ठीक है, ये सवाल संदीप त्रिपाठी, ये सवाल पार्टी का मॉडल तो कहीं चलने वाला नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मॉडल सब जगह स्वीकार है। मध्य प्रदेश में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, गुजरात में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, अब यूपी में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो, और अभी इस बार हरियाणा के अंदर प्रचंड बहुमत से तीसरी बार हम लोग सरकार बना रहे हैं। ठीक है। ये क्या है? ये जन हितैषी जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जनता का जो हमारे पर विश्वास है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है, नायब सैनी जी का जो चेहरा है, उनका नतीजा है कि हमारे करोड़ों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं। ओके अनमोल जी, और उसी का परिणाम मिलता है हमें। जवाब मनोज भाई हालांकि इस बात से परिचित हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पे ये कहा है कि किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला, किसी भी तरह का कोई एक भी पैसे की रिकवरी नहीं कर पाए। बेल पे है ना, मुचलके पे है ना, मुचलका भर के जेल पे है ना, एक भी पैसे का आरोप साबित नहीं कर पाए। मैं क्यों नहीं गया? रीमा पराशर जी क्यों नहीं गए? निखिल आनंद जी क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए? इसलिए अरे आपके नेता गए हैं, केजरीवाल जी की नीति बेल पर है, मुचलका भर के बाहर निकले हैं। नेता डरते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने तो सर्वोच्च न्यायालय भी गड़बड़ है, जब हाईकोर्ट भी गड़बड़ है। केजरीवाल जी के सामने लड़े तो मुंह की खाई,
तब 56 कहाँ इंच जो है जाओगे, वो कहाँ 5 इस देश को अच्छा, लेके चलिए, जाना चाहते ठीक हो? है। दिल्ली पर चर्चा नहीं कर यार, रहे हैं, बंद मोदी, नक्सल हरियाणा कहाँ पर तक चर्चा जाएगी, है। कहाँ लेके जाना हरियाणा चाहते और हो? जम्मू कश्मीर पर चर्चा है। हरियाणा के चुनाव में ये अर्बन नक्सल जो सोच है, ओके ठीक है, चलिए आप उसको दोनों भी का जनता पॉइंट ने आ गया। नकारने का काम किया। आप चलिए, ठीक है, अनमोल पवार जी, आपको पॉइंट आ गया। मनोज यादव जी अभी की बात चिंता आ गई। मत करो, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। दिल्ली में भी हम दिखाएंगे, दिल्ली में औंधे मुंह गिरोगे इस बार, आप ध्यान आएगी रखना। तब देखी जाएगी, फिलहाल हम चलेंगे मनोज तिवारी, भाजपा नेता मनोज तिवारी के घर पे हमारे संवाददाता निशांत राय बने हुए हैं। सीधे चलेंगे, आप लोग शांत हो जाइए, हम चलेंगे मनोज तिवारी के आवास पे, जहां हमारे संवाददाता निशांत राय बने हुए हैं। निशांत, आपके पास क्या है? आप लगता है मनोज तिवारी जी से कुछ बात करने वाले हैं। मनोज तिवारी से जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। उनसे बात करते हैं। मनोज जी, आपने भी हरियाणा में प्रचार किया, खासकर उन इलाकों में ज्यादा आप नजर आए जहां पूर्वांचल और बिहार के लोगों की बड़ी संख्या रही। किस तरीके का आपका अनुभव रहा और इस जीत को लेकर क्या कहेंगे? मैं हृदय से हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा जो विश्वास था वो सही में वैसे ही निकल के आया। हम जब ग्राउंड पे गए, हम 32 जगह गए और नरेंद्र मोदी जी का जो उनके कार्य का और उनके प्रति जो विश्वास का असर हमने जमीन पे देखा, वो हम शब्दों में नहीं बता सकते। हां, डर जरूर लगता था, क्योंकि हम जब ग्राउंड देख के आते तो लगता था कि वाह, वी आर कमिंग थर्ड टाइम, बीजेपी इज कमिंग थर्ड टाइम इन हरियाणा। लेकिन जब किसी छोटी टोली में दिल्ली में बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल देख रहे हैं, तो मुझे यार ये दोनों मैच नहीं हो रहा है। लेकिन हमने जो देखा, जो हमारा मेरा मोबाइल लीजिएगा, जो हम लोगों के मोबाइल पे जैसे कुछ ऐसे दृश्य थे, जैसे कि अब आप देखिए, ये साउंड है, ये एक सभा की लोग हैं, एक कार्यक्रम में 20-20, 25-25 हजार लोग, चाहे वो फरीदाबाद का कोई विधानसभा हो, चाहे वो गुड़गांव की विधानसभा हो, चाहे कालका हो, चाहे राई हो, मतलब जिस क्षेत्र में जा रहे हैं। तो अब ये देखने के बाद, राहुल गांधी कहते थे किसान, पहलवान, संविधान सब खतरे में हैं, सब नाराज हैं। देखिए, इन लोगों ने हरियाणा को कम्युनिटीज में और जातियों में बांटने की बड़ी कोशिश की, मगर मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा को। हरियाणा बटा नहीं, हरियाणा इनके भ्रम में आया नहीं। हरियाणा ने जो इस बार पोल किया है और जो रिजल्ट सामने दिख रहा है, अभी इस समय 4 बजने को है और बीजेपी 49 सीट, कांग्रेस 36 सीट, अन्य 5 में भी अपने बहुत सारे लोग हैं जो बागी लड़ गए और जीत के आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा बटा नहीं, न किसान बटा, न जवान बटा, न पहलवान बटा। निशांत, हमें बबीता फोगाट का वो लाइन याद है जो उन्होंने निशांत, बताया। एक सवाल हम जरा मनोज जी से पूछना चाहते हैं। जी रीमा, निशांत, मेरा सवाल मनोज जी से है। मनोज जी ने अभी भीड़ की तस्वीरें दिखाई और रैली की तस्वीरें दिखाई। मनोज जी, जो एग्जिट पोल आए, एक फेक नैरेटिव की बात हुई, क्या उनको ऐसा लग रहा है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी, वैसा ही कुछ हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में और अब महाराष्ट्र की भी बारी है? क्या विपक्ष के फेक नैरेटिव का जवाब बीजेपी सही से दे पा रही है? उनको ऐसा लगता है, क्योंकि एग्जिट पोल में भी कहीं ना कहीं वही नैरेटिव दिखाई दिया था, यानी जो असली बात हो रही है वो तो कोई कर ही नहीं रहा है, तो कहां फेल हो रही है बीजेपी इस नैरेटिव में? देखिए मनोज जी, एक सवाल है कि जो फेक नैरेटिव की बात की जा रही है, 2024 के चुनाव में देखने को मिला, फिर हरियाणा में देखने को मिला, एग्जिट पोल में देखने को मिला, क्या आपको लगता है कि बीजेपी फेक नैरेटिव का सही से मुकाबला कर पा रही है? देखो, हम अपनी सच्चाई से जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में विश्वास है।
जब नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया 2100 रुपया प्रति महिला को मिलेगा, तो लोगों ने मान लिया कि मिलेगा। और बगल में हरियाणा है। मैं जब कालका में प्रचार कर रहा था, कार्तिक शर्मा जी की माता जी वहां लड़ रही थी, तो हरियाणा बॉर्डर पे था। अब हरियाणा में 1500 रुपया देंगे कांग्रेस ने कहा था, लेकिन दिया नहीं, तो वहां से आवाज आते देरी थोड़ी लगती है। तो ये फेक जो एक झूठ बोलना, साजिश करना, भ्रांति फैलाना, ये कांग्रेस का जो चरित्र है अब वो जनता पहचान चुकी है और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास है। मैं नायब सैनी जी के लिए भी लोगों में बहुत प्रेम देखा, और जो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं वो बहुत संख्या में हैं और वो बंटते नहीं हैं। हो सकता है यूपी, बिहार, झारखंड में जातियों में लोग बंट जाते हों, लेकिन जब बाहर निकल के कहीं जा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचली होते हैं। वो इकट्ठे मिलकर के, जो हम भी गए, हमारा रवि भी गया, दिनेश भी गया। रुझान अभी तक आ रहे हैं, लेकिन रुझान आने से पहले ही नतीजों में जब तब्दील हो, कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस का कहना है कि गिनती धीरे कराई जा रही है। देखो, कांग्रेस शुरू में तो उनके लिए सब ठीक था, ईवीएम भी ठीक था, सब कुछ ठीक था जब शुरुआत हुई थी, मगर जलेबियां चल रही थी। अब हमको लगता है जलेबी में रस ही नहीं मिल रहा उन लोगों को। मैं हैरान हूं, हमारे देश का चुनाव आयोग बहुत ही सटीकता से, प्रामाणिकता से, ईमानदारी से और पारदर्शिता से कार्य कर रहा है। पूरी दुनिया में भारत के चुनाव आयोग की चर्चा है। तो इसलिए अब क्या करते हैं ना कि अब वो रोएंगे कहां। तो नायब सैनी जी का एक मैंने ट्वीट देखा कल परसों में कि जब रिजल्ट निकलने शुरू होंगे तो ये पक्का ईवीएम पे टूटेंगे। हम जनादेश स्वीकार करते हैं और हरियाणा ने जो जनादेश दिया है उसमें नरेंद्र मोदी जी के, सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार सरकार बनी, आगे बढ़े। आप जम्मू भी गए थे और चलिए जी, तो मनोज तिवारी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको विश्वास था कि जो हरियाणा की जनता के बीच में जब वो प्रचार करने के लिए जा रहे थे तो ये उनको आभास था कि इस तरह का जो परिणाम आए हैं उसके बारे में वो जानते थे। फिलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी जो पूनम सैनी, वो क्या कुछ कह रही है इस जीत पर, आइए उनको सुनते हैं। सुमन सैनी जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, इतनी बड़ी विक्ट्री हुई है, क्या कहेंगी? सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैडम, वो तो इतनी उम्मीद थी क्योंकि सीएम साहब लगातार ये कह रहे थे कि जो हरियाणा की जनता है वो इतना बड़ा मैंडेट देगी। बिल्कुल बिल्कुल, बधाई है हरियाणा को, पूरे हरियाणा वासियों। तो सभी को बधाई और जाहिर तौर पर खुशी का माहौल, और उनके घर पर भी आज सारे कार्यकर्ता जश्न का माहौल वहाँ चल ही रहा है और उम्मीद है कि ये सब चलता रहेगा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के फौरन बाद मेहमानों का रुख करेंगे और फिर वापस लौटेंगे। छोटा सा ब्रेक।